बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और नाज़रीन, वो वक्त आ गया है, वो घड़ी आ गई, वो बादल आ गए जिनका शिद्दत से था इंतज़ार, क्योंकि लाहौर की और पाकिस्तान के दीगर शहरों की जो फ़िज़ाएँ हैं अब आलूद हो चुकी हैं। और दीगर शहरों की जो आबो हवा है वो अच्छी होने के बाद, फ़िज़ाएँ अच्छी होने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि लाहौर में भी बादल बरसेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं सराउंडिंग में बहुत बारिश हो रही है, लेकिन ताहाल लाहौर में वो बारिश जो है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वो नज़र नहीं आ रही है। मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। आज सुबह जब हम घर से निकले अपने अपने दफातर को, तो मैंने देखा कि मौसम वाकई बड़ा खूबसूरत और खुशगवार हो गया था। हाँ, इतना खूबसूरत है तो नहीं जितना हम तवक्को कर रहे हैं या दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा आपको पता है कि जब बरसात शुरू होती है तो हब्स और सफोकेशन का एहसास होता है। जब बारिश हो रही हो तब तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर हवाएं रुक जाएं तो घुटन सी महसूस होती है। लेकिन पहाड़ी इलाकों के अंदर भी ये सिलसिला जारी है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर मैं देख रहा था खबरें, गुजरात समेत दीगर रियासतों में बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो अल्लाह से दुआ भी ये करते हैं कि ये खैर खैरियत की बारिश हो, ये अब्र रहमत ही रहे, जहमत ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमेशा की तरह हम तो यही दुआ गो रहेंगे कि ये मौसम रहमत बने, जहमत ना बने। अब आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब, और आज हम अपनी पहली स्टोरी जो प्रोग्राम के में शामिल करेंगे वो होगी ईरान की जोहरी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं। वो अब भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकता है। क्या अमरीकी सदर ईरान का जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान करेंगे या वो दोबारा शुरू होने देंगे, इस पर भी तफसील से होगी बात। जी हाँ, और फिर बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में मानसून का आगाज़, शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग का खदशा मौजूद है। NDMA की तरफ से, महकमे मौसमियात की तरफ से वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं। कितने ये महकमे अलर्ट हैं, कहाँ कहाँ कितनी बारिश मुतवक्के है, आज होगी इस पे बात। उसके बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बर्स से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बर्स की बीमारी दुनिया भर के 2% अफराद में होती है, इस पर तफसील से होगी बात। और बात करेंगे कि कहीं आप खुराक के साथ प्लास्टिक तो नहीं खा रहे। पाकिस्तान में सालाना 55 अरब शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल, रिपोर्ट में होशुबा इंकशाफ सामने आ चुका है। इस पर भी प्रोग्राम में बात की जाएगी। उसके बाद हिप्नोटिज्म क्या है, लोगों के नफ्सियाती और जिस्मानी इलाज में कैसे मदद कर सकता है, और क्या हिप्नोटिज्म से आप किसी दूसरे को अपने कंट्रोल में भी कर सकते हैं, इस पर तफसील से बात। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब, और इस पर बात करते हैं कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान। लेकिन अमरीकी सदर जो है वो ये कहते हैं कि इजराइल अब दोबारा अपना जो एटमी जोहरी हथियार थे या जोहरी ताकत थी वो खो चुका है, अब वो दोबारा से बहाल नहीं कर पाएगा, अब कभी वो एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा, ये कहना है अमरीकी सदर का। लेकिन ईरान जो है वो ये कहता है कि जोहरी प्रोग्राम हम दोबारा इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उस्मान शाही साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इस तमाम सूरत हाल पर उनसे बात करते हैं। आपको वेलकम कहेंगे उस्मान शाही साहब। ये जो मामला हुआ है, जिस वक्त अमेरिका की तरफ से 3 न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया गया, जिसमें फर्दो थी, जिसमें नतन्स थी, जिसमें इस्फहान थी, उसके बाद उनका जो जारिहाना बयान था, खिताब था, उन्होंने वाज़े कहा था कि अगर ईरान चाहता है कि हम उस पर दोबारा हमले ना करें तो उसे हमलों से बाज रहना होगा। लेकिन हमने देखा कि फौरी तौर पे ईरान ने कार्रवाई की, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाना शुरू किया, इजराइल पर भी मिसाइल बरसाए। एक तो ये कि ये यकायक हुआ क्या है, ऐसी क्या चीज़ हुई कि अमेरिका की तरफ से सीज़ फायर का ऐलान करना पड़ा। दोनों ममालिक की तारीफ़ें की जा रही थी, उन्हें मुबारकबादें दी जा रही थी, और अब जबकि सीज़ फायर हो चुका तो ये दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि मामला जहां पे रुका था वहीं से दोबारा शुरू कर दिया गया है, यूरेनियम की अफजूदगी भी दोबारा से बहाल कर दी गई है। तो ये यकायक हुआ क्या और हासिल क्या हुआ इस जंग से फिर अमेरिका इजराइल को? जी, अगर इसकी ब्रॉडर पिक्चर देखें तो एक मेरे ख्याल में पैसिव अंडरस्टैंडिंग थी ईरान, अमेरिकन, कतर और इजराइल के एंड के ऊपर कि ईरान वहां पे स्ट्राइक करेगा, कतर के अंदर, अल खदीद के अंदर। और कतर ही वाहिद कंट्री है जो कि खित्ते के अंदर ईरान के साथ ताल्लुकात जिसके बहुत बेहतर थे। तो कोई और सुन्नी कंट्री के अंदर अमेरिकन बेस को अगर अटैक किया जाता तो शायद वो रिटेलिएशन का खतरा होता उस मुल्क की तरफ से। तो कतर ने वो ड्राफ्ट बनाया और कतर ने ही 18 इनके मिसाइल जो हैं उनको स्ट्राइक डाउन किया, और एक जो है वो किसी दूसरे खित्ते में गिरा और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अमेरिका का बड़ा रोल कलीदी रहा इस मामले के अंदर। तमाम दुनिया कह रही थी डोनाल्ड ट्रंप वो वाहिद शख्सियत हैं जो इस जंग को डी एस्केलेट कर सकते हैं। और ट्रंप के हालिया बयानात भी देखें तो ट्रंप मजीद आगे नहीं जाना चाहते थे, और अमेरिकन मफादात को के हवाले से उनका हमेशा मौकफ रहा है कि जंगें ट्रैप होती हैं, इसमें से रेस्क्यू करना मुश्किल होता है। हम अभी देखते हैं कि इस तीनों जो अगर ऑपरेशन है, हम देखते हैं ऑपरेशन राइजिंग लाइन,
ऑपरेशन वादा सादिक, और तीसरा जो उन्होंने मिडनाइट हैमर। इनके की टेकअवेज अगर हम देखें तो इजरायली सबसे पहले राइजिंग लाइन में जो अहदाफ हासिल करना चाहते थे, बुनियादी तौर पे नहीं कर सके। सबसे पहले वो चाहते थे कि मुकम्मल तौर पे न्यूक्लियर फैसिलिटी डिसमेंटल की जाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा इसके कोई शवाहिद नहीं है, रेडिएशन रिस्क नहीं है कि बिल्कुल वहां सही। से किसी भी तरीके की ताबकारी असरात हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं आज ही जब हम बात कर रहे हैं एज वी स्पीक, सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो है लीक कर दी है, जिसके ऊपर ट्रंप सीख पा है अपने सोशल ट्विटर हैंडल के ऊपर भी, सोशल ट्रुथ के ऊपर भी बहुत ज्यादा ये बात कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट बेबुनियाद है, ये फजूल है, और हमने डिसमेंटल कर दिया मुकम्मल तौर पे। अच्छा, और लेकिन खुद ये अमेरिकन रिपोर्ट ही जिसकी बात आप भी कर रहे हैं, ये ईरान का 400 किलोग्राम अफज़ूदा यूरेनियम का ज़हीरा मौजूद होना, इसमें इस वक्त पूरी दुनिया में तशवीश की एक लहर दौड़ गई है कि क्या इस वक्त एटमी ताकत दोबारा बनने की सकत रखता है ईरान। और जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर सीख पा हो चुके हैं। वो जब अटैक किया गया था अमेरिका की जानिब से, तभी ईरान का बयान सामने आ चुका था कि हम अपनी यूरेनियम अफजूदगी को वहां से ट्रांसफर कर चुके थे, महफूज मकामात पर ऑलरेडी हम शिफ्ट कर चुके थे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो इस पर सीख पा होना बनता है, लेकिन क्या इस वक्त ईरान एटमी कुव्वत बनने की ताकत रखता है? 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम उनका जहीरे में अभी भी मौजूद है। जी जी, जो इंटेलिजेंस अमेरिकन की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ईरान को चंद महीने पीछे कर दिया गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ईरान को डिसमेंटल नहीं किया गया। इस हवाले से हम देखते हैं कि ईरानियंस ने कल 2 दिन पहले बड़ी शानदार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, और उन्होंने जिस बात की तरफ निशानदेही की, अमेरिकन पॉलिसी मेकर उसको इंडोर्स करते हैं कि ईरानियन जो न्यूक्लियर उनका नॉलेज है वो ख़त्म नहीं हुआ जो उन्होंने 20 से 25 साल में हासिल किया। वो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करके उनकी न्यूक्लियर इंडस्ट्री को ख़त्म नहीं कर पाए, और ये बात अमेरिकन साइड के ऊपर भी तस्लीम की जा रही है। और इसमें एक और भी इसकी फ्लिप साइड ये है कि अमेरिका जो है और ये इजराइल जो है उसकी लॉबी दोबारा से ये तासुर दे सकती है। जी बिल्कुल सही। ठीक है उस्मान शाह साहब, हम कोशिश करेंगे कि आपसे राब्ता बहाल हो सके। उस्मान साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, अल्टीमेट टारगेट जी आवाज़ आ रही है। जी ठीक है, अफजूदा यूरेनियम को नाकाबिले इस्तेमाल बनाना या उनकी एटमी सलाहियत को नीस्तो नाबूद कर देना, ये क्लेम भी किया जा रहा है, मकसद भी यही बताया जाता था कि इसीलिए तो हमने धावा बोला है ईरान के ऊपर। अगर वो मकसद हासिल नहीं हुआ तो फिर वही सवाल कि हासिल क्या हुआ, और अगर ये मकसद हासिल नहीं हुआ तो क्या इस चीज़ के खदशात हैं कि दोबारा से भी कोई ऐसी जंग छिड़ सकती है? और उसके लिए भी पेशगी ईरान को अब क्या फौरी इकदाम करने की ज़रूरत है? क्या अब कोई तजुर्बा ही उनकी वाहिद ज़रूरत है जिसके बाद बाज रह सकेंगे इजराइल और अमेरिका दोबारा हमला ना करने के लिए? जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल में इस महज़ब दुनिया के अंदर जो हालात हो चुके हैं, जिस नहज पे दुनिया पहुंच चुकी है, ये चीज़ साबित हो चुकी हुई है पिछले 2 साल के अंदर। और नॉर्थ कोरिया, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, वो एक प्राइम एग्जांपल है। और उनका रिजॉल्व जो है इस हवाले से मजीद जो बढ़ गया। और ये हम नहीं कह रहे, ये इस वक्त ईरानी क़यादत कह रही है कि हम हर सूरत के अंदर जो है सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसके हसूल को यकीनी बनाएंगे। यहाँ पे ईरानियन ने बिल्कुल क्लेम नहीं किया कि वो न्यूक्लियर बम बनाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जिस वो बम की कॉस्ट पे कर चुके हैं इस वक्त जंग के अंदर, जिस तरह से उनकी सीनियर मिलिट्री क़यादत को एलिमिनेट किया गया हमले के पहले 48 घंटों में, तो मेरे ख्याल में वो ज़रूर जो है इसकी तरफ जाएंगे। दुनिया के तमाम एनालिस्ट जो है सेन, वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरानियंस को न्यूक्लियर बम के करीब किया, दूर नहीं किया। मैं जो पहले बात कर रहा था की टेक अवेज की है, इसराइल पहला अहदाफ जो है, हदफ जो है वो अपना अचीव कर सका। दूसरा, वो जो प्रोजेक्ट था उनका रजीम चेंज का, पूरी नेशनल जो ईरानियंस अवाम है वो उनका नेशनल कैरेक्टर सामने आया, और वो मुकम्मल तौर पे पीछे खड़े हैं रहबर आला के। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होगी, इवन उनका डायस्पोरा जो कि पूरी दुनिया के अंदर है वो भी ईरानियन क़यादत के साथ खड़ा है। तीसरी तरफ हम देखते हैं इसराइल की हिस्ट्री में इतना अनसेफ नहीं हुआ जितना अब हुआ है। उसके अलावा 95% दुनिया ने यूनाइटेड नेशन के फोरम पे इसराइल के खिलाफ वोट दिया है, तो उसकी आलमी सफारती तन्हाई मजीद बढ़ गई है इस वक्त। और हम देखते हैं ऑपरेशन वादा सादिक को देखते हैं, ईरानियंस ने ये मिथ तोड़ दी है बिल्कुल, और वो पहले से ज्यादा मुत्तहिद दिखाई देते हैं। उस्मान साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर अरब वर्ल्ड की बात की जाए, एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में अपने हथियारों की मार्केटिंग की है, जिस तरह से वो B-2 बॉम्बर तैयारों की, उनके फाइटर पायलट्स की तारीफें कर रहे हैं, यकीनी तौर पे इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने उस मकसद में तो कामयाब हो गए। लेकिन अरब वर्ल्ड में इस वक्त क्या सेंटिमेंट्स, क्या जज्बात पाए जाते
होंगे? क्या वो ख़ुद को इस तरह की सूरत हाल से दो चार ना करने के लिए अपनी दिफाई सलाहियत में या हथियार ख़रीदने के जो मामलात हैं उसमें ख़ुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अब, कि हमारी कोई ऐसी अगला नंबर हम पे ना आ जाए? और क्या ये सोच अरब दुनिया में अब सामने नहीं आएगी कि हमें कब तक कठपुतली बने रहना है अमेरिका का या इजराइल का? चाहे हम बज़ाहिर जितने मर्जी ताकतवर नज़र आएँ, लेकिन अल्टीमेटली हम उन्हीं की प्रॉक्सीज़ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो इस चीज़ से भी ख़ुद को छुटकारा पाने के लिए आपको लगता है कि कोई कोशिश होगी फ्यूचर में? जी डेफिनेटली हम देखते हैं कि इब्राहिम अकार्ड के तहत इस रीजन के अंदर मिडल ईस्ट में यूएई और बहरीन ने तस्लीम किया था इसराइल को, लेकिन इस जंग के अंदर वो मुकम्मल तौर पे ईरान के साथ खड़े नजर आए। और हमने डोनाल्ड ट्रंप के मशरक़ वस्ता के विजिट में देखा अरबों डॉलर के सऊदी अरेबिया और यूएई ने मुआहदे किए। तो मेरे ख्याल में ये सेंस उनके एंड के ऊपर पहले ही प्रिवेल पा चुकी हुई है कि हमें माशी तरक्की के साथ साथ अपने आप को सिक्योरिटी के हवाले से इम्बोल्डन करने की जरूरत है। और हालिया जो एपिसोड हमने देखी है 12 दिन की, उसके बाद मुझे लगता है उनके पॉलिसी सर्कल्स में ये जरूर गुफ्तगू होगी कि हमें भी जो है अपने आप को स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी और बॉर्डर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मजीद सिक्योर करना है। हम यहाँ के ऊपर देखते हैं कि खुद अमेरिका के अंदर एपैक को डेंट पड़ा है बहुत बड़ा। उसके अलावा अमेरिका के पॉलिसी सर्कल्स के अंदर ये गुफ्तगू हो रही है कि इसराइल को सपोर्ट करने की और जो स्टेटस को हमने बनाया हुआ है इसराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट करने का, उस पॉलिसी को सोबर तरीके से रीअसेस करने की जरूरत है, क्योंकि इसको सपोर्ट करने की स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मजीद बढ़ रही है। दुनिया में हमारी इंटेग्रिटी अथॉरिटी जो है डाइल्यूट हो रही है, और सुन्नी अरब वर्ल्ड जो कि अमेरिका के की अलाय है वहां के ऊपर है, उनकी तरफ से भी जो है बड़ी अनइजीनेस है। तो वो स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम जो है, जो बैलेंस है, उसको मेंटेन करना चाहते हैं। और इसकी वाज़ेह एग्जांपल है ट्रंप की खुद की कैबिनेट के अंदर हमने स्प्लिट देखा। जेडी वैंस के बयानात जो हैं अभी तक रेजोनेट कर रहे हैं कि अमेरिका को किसी सूरत के अंदर ऐसी जंगों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसीलिए इसके ट्रंप ने सबको बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो एक पार्टी बनकर सामने आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने जंग के अंदर मुदाखलत की है, बाकायदा खुद को इस जंग में उतारा है, यकीनी तौर पर उन्होंने अपनी कैबिनेट को भी एतमाद में नहीं लिया। अगर सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है कि जंग बंदी और सीज फायर हो चुका है, आप क्या समझते हैं? मुआहिदा फिलहाल नहीं हुआ, कोई पेपर वर्क इसके ऊपर नहीं हुआ। अगर पेपर वर्क होता है तो क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, किन शराइत पर ये जंग बंदी हो सकती है? क्योंकि इस तरह से सिर्फ सीज फायर का ऐलान कर दिया जाना और उसके ऊपर कोई मुआहिदा या कोई पेपर वर्क ना होना, ये जंग दोबारा से शुरू हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं किन शराइत के ऊपर ये जंग बंदी होनी चाहिए? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ईरान को एग्री करना चाहिए और इजराइल और अमेरिका भी एग्री कर सकते हैं उनके ऊपर? क्योंकि यूरेनियम अफजूदगी को दोबारा से शुरू किया जाना, अपने आप को एटमी ताकत बनाना, ये राइट ईरान के पास है, और ईरान इसको दोबारा से अपने जौहरी प्रोग्राम को शुरू करने का ऐलान कर चुका है। तो समझते हैं कि जंग बंदी होगी, किन शराइत पर होगी? जी जंग बंदी अभी जो अपना अंडरस्टैंडिंग जो तय पाई है उसके मुताबिक हम देखते हैं बड़ा फ्रेजाइल किस्म का सीज फायर है। अभी पिछले 5 घंटों में ईरान और इजराइल ने क्लेम किया कि उनके ऊपर ड्रोन्स भेजे गए हैं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के हवाले से कहा है। तो मेरे ख्याल में इट इज येट टू बी सीन कि क्या ये अब होल्ड करेगा सीज फायर। दूसरी तरफ हम देखते हैं इरानियंस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ आए हैं, और जो अमेरिका के साथ उनके 2 हफ्ते कबल मुज़ाकरात थे उस वो बड़े नतीजा हेज थे, लेकिन उसको सबोटाज कर दिया गया इसराइल की तरफ से। मेरे ख्याल में इरानियन सबसे पहले जिस चीज का इजहार कर चुके हैं, उनका प्रेस जो है इस हवाले से लिख रहा है कि इरानियन अमेरिका के साथ डायरेक्ट बात अब नहीं करना चाहते। वो उसे बाएतमाद फरीक के तौर पे नहीं देखते। उन्हें लगता है अमेरिका कंप्लिसिट था पहले भी, तो वो चाहते हैं कि चाइना और रशिया इस वक्त मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हों और एक ब्रॉडर कंसेंसस हो। यूरोपियन 3 कंट्री जो है फ्रांस, यूके और जर्मनी, उसको भी ऑन बोर्ड करना चाहते हैं, और इसके लिए 4 दिन पहले जिनीवा में इजलास भी हुआ है। तो मुझे लगता है इरानियंस को सिक्योरिटी की गारंटी इस दफा चाहिए, वो बड़ी मजबूत किस्म की वो चाहते हैं। जेसीपीओ के तहत 2015 में भी उन्होंने सिक्योरिटी की गारंटी मांगी थी। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है इजराइल की कि क्या इजराइल को उसी तरीके से पैट करते रहेंगे अमेरिकन, क्योंकि इजराइल ने जेसीपीओ के अंदर जो अपना जब मुआहदा तय पा गया था तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पे तनकीद की थी कि 3.67% भी क्यों यूरेनियम एनरिच करें, जबकि पूरी दुनिया में बेसिक है किसी कंट्री का भी। तो मेरे ख्याल में वो 0% पे लेके आना चाहते हैं, और ईरान इस जंग के अंदर बाउंस बैक करके सामने आया है। उनके पास इस वक्त बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ा जो उन्हें इस जंग के अंदर जो है फायदा हुआ है कि उन्हें अपने अंदर घुसे हुए जो इन्फिल्ट्रेशन की गई वो भी एक्सपोज हो गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लगता है कि गेन सबसे ज्यादा ईरान ने ही किया है। एक तो उनकी आवाम उनके साथ खड़ी हो गई है, दूसरा उनको पहले से ज्यादा अब यह हक हासिल है कि वो एटमी कुव्वत बन पाए। लेकिन जो सबसे बड़ा लूजर हमें बाज़ाहिर
दिखाई देता है इस खिते के अंदर, वो तो इंडिया दिखाई देता है। वो बिल्कुल इररेलेवेंट रहा, ना तो किसी ने उससे रब्ता किया, ना उससे किसी ने मशवरा किया, ना उसने कोई किरदार अदा करने की कोशिश की। तो आपको लगता है कि ये जो नज़रियाती कज़न है दोनों, इजराइल हो या इंडिया हो, दोनों स्टेट लेवल पे दहशतगर्दी फैलाने में भी अपना खासा रखते हैं, तो इनको यके बाद दीगरे, एक को पाकिस्तान से और दूसरे को ईरान से जो मुंह की खानी पड़ी है, ये कोई और मिस एडवेंचर मुस्तकबिल करीब में कर सकते हैं, या अभी कुछ अर्सा तवक्को रखी जाए कि ये अपने आप को रिबिल्ड करेंगे और कोई और प्लान करेंगे बड़ा तखरीबकारी का? जी, दोनों बड़े शातिर किस्म के दुश्मन है हमारे। मेरे ख्याल में दोनों जो है कोवर्टली ऑपरेशन करेंगे, ओवर्टली नहीं करेंगे। वो सामने नहीं आएंगे शैडो वार के जरिए। दोनों का पैटर्न सेम है, चाहे कनाडा में लोगों को कत्ल कराना हो या पाकिस्तान में असैसिनेशन कराना हो, यहाँ के ऊपर जो है प्रॉक्सीज करनी, वॉर के थ्रू इंगेज करना हो, या जिस तरीके से हमने देखा ईरान के अंदर कत्ल गारतगरी जो है और जिस तरह से मोसाद का नेटवर्क है इंगेज है, मुझे लगता है वो उस पैटर्न को मजीद लेके आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली, क्योंकि ईरान के हवाले से इसराइल का जो इंडिया का जो उनका ताल्लुक था, उसकी वजह से पाकिस्तान को काफी परेशानी रहती थी चाबहार की पोर्ट के हवाले से, जो कि 75 किलोमीटर दूर है गवादर से। हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने अपना लैतो लाल किया, बैक ऑफ के ऊपर गए, ईरान की हमायत नहीं की, और पाकिस्तान ने दूसरे एंड पे सेनेट में करारदाद हो, सलामती कौंसिल में अपना रोल हो, उनके आजमीन हज को ई वीज़ा देना हो, और जिस तरीके से मसूद पज़ेश्कियान और उनकी पार्लियामेंट ने हेल किया, नारे लगाए पाकिस्तान के हवाले से, मुझे लगता है पाकिस्तान जो है यहाँ के ऊपर डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो है बड़ा माइलेज गेन करने में कामयाब रहा। और इस वॉर के अंदर हमें देखना पड़ेगा, वाहिद कंट्री पाकिस्तान है जिसको इस हवाले से एंजाइटी थी, परेशानी थी कि उनके स्काइज को कब्जा कर लिया, मुकम्मल तौर पर सीज कर दिया था इसराइलियों ने, क्योंकि तफ्तान बॉर्डर के साथ चागी डिस्ट्रिक्ट है जहां के ऊपर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो हमारे लिए वेस्ट की साइड पे सिक्योरिटी का स्टेटस को डिस्टेबलाइज होना बहुत बड़ा मसला था, और इस जंग के अंदर पाकिस्तान इसीलिए बड़ा एक्टिव और कलीदी रोल प्ले किया। और हम देखते हैं अनलाइक अदर मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान का अल्फाज का चुनाव भी और जिस तरीके से एक्टिव डिप्लोमेसी की, उसको बहुत ज्यादा जो है अप्रिशिएट किया गया तेहरान के अंदर भी। तो मुझे लगता है ये जो माइलेज पाकिस्तान ने गेन किया मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, ये मजीद पाकिस्तान इसको कैरी करके लेके जाएगा। उसकी बड़ी वजह हमारा वो कॉन्फिडेंस है जो हमने इंडिया को पिछले महीने जूते मार के हासिल किए। बिल्कुल, इंशाल्लाह। चलिए, अब ईरान जो है वो तो अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने का ऐलान कर चुका है। आने वाले दिनों में ईरान इसमें कितनी कामयाबी हासिल कर पाता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ उस्मान शाहिद साहब मौजूद थे, माहिर आलमी अमूर। हम आगे बढ़ते हैं और ब्रेक शामिल करते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि मौसम इस वक्त बाहर बहुत सुहाना हो चुका है, बारिशें होने की तवक्कुआत जाहिर की जा रही हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। फाइनली मौसम महकमे मौसमियात की तरफ से नवीद सुना दी गई है कि बारिशें आ रही हैं, सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का पहला सिलसिला 2 जुलाई तक जारी रहेगा जनाब। बिल्कुल जी, और उसका आगाज़ जो है वो होने जा रहा है। कई इलाकों में तो मानसून का आगाज़ हो भी चुका है, और हम तवक्को कर रहे हैं कि लाहौर और उसके गिरदोनवा में भी बारिशें बरसेंगी। हमारे साथ अंजुम नज़ीर जैगम साहब हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा मौसमियात। वेलकम टू शो कहेंगे अंजुम साहब आपको। अंजुम साहब, जहाँ पर बारिशें प्री मानसून का आगाज़ होता है या मानसून का आगाज़ होता है, उसके साथ ही लैंडस्लाइडिंग या फिर जो अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जाता है, तो क्या इस बार भी कोई ऐसी पेशगी इतलात है कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है या फिर लैंडस्लाइडिंग जो नॉर्दर्न एरियाज़ में इस वक्त जाने वाले सयाह हैं, क्योंकि इस वक्त छुट्टियां हो चुकी हैं, मौसम जब अच्छा होता है तो हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं जिन जो छुट्टियां मनाने के बहुत शौकीन हैं, वो भी निकल खड़े होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मॉनसून जो है वो इन प्रोग्रेस है पाकिस्तान में। आज सुबह भी जो है अलग सुबह और रात देर गए जो है इस्लामाबाद और मलिका इलाकों में एक अच्छी बारिश हुई, और इस बात की तवक्को है कि ये सिलसिला आज से मुल्क के तकरीबन 70 से 80% इलाकों में जो है फैल जाएगा। साथ साथ एक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर कर रहा है। तो जब दोनों सिस्टम्स का इंट्रैक्शन होगा तो जो हमारे गलियात या जो नॉर्दर्न केपीके और जीपी के इलाके हैं, यहाँ पर एक अच्छी बारिश की तवक्को है, जिसके दौरान जो है लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी बरकरार रहेगा। तो ये सिलसिला जो है आज से लेकर 1 जुलाई तक जारी रहेगा। तो इस दौरान जो सयाह मुल्क के शुमारी इलाकों की तरफ सफ़र करना चाह रहे हैं, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूर लें, और मौसम की जो बदलती हुई सूरत हाल है उस पर नज़र रखते हुए अपने सफ़र को जारी रखें। अच्छा अंजुम साहब, ये बताइए कि अभी पड़ोस में हम देख रहे थे कुछ रियासतों में बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल बर्पा हुई हुई है, तो क्या यहाँ पे भी ऐसा कोई खदशा है? किन किन इलाकों में ये खदशा हो सकता है और उसके लिए कितने अलर्ट हैं हम?
देखिए जी, ये एडवाइजरी जो है 23 तारीख को जो है महकमे मौसमियात ने इशू कर दी थी कि इस दौरान जो ये बारिशों का सिलसिला जारी है, इस दौरान जो आपके हिल टॉरेंट्स हैं उसमें फ्लैश फ्लडिंग, और जो आपके बड़े बड़े शहर हैं उनमें अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। उसके साथ साथ जो हिल टॉरेंट्स हैं वहां पर भी फ्लैश फ्लडिंग्स हो सकती हैं। तो लिहाजा आवाम जो है वो एहतियात जरूर करें, क्योंकि बारिश जो है वो मूसलाधार होगी इन इलाकों में, और इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों के खदशात बरकरार रहेंगे। अच्छा, अंजुम साहब ये भी बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं 7 to 80% जो इलाके होंगे वहाँ पर बारिश होगी, 70 से 80% इलाके जो हैं वो बारिश की लपेट में आ जाएंगे। ये बारिशें मूसलाधार होंगी तमाम इलाकों में, पंजाब भी उसी तरह से बारिशों की लपेट में रहेगा? और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्योंकि हम खुश्क साली की बात कर रहे थे कि इस बार तवक्को से कम बारिशें होंगी और खुश्क साली का भी खदशा है, जो मानसून की बारिशें होती हैं क्या वो बारिशें पानी की कमी को, जो ज़मीनी जो हम काश्तकारी के अंदर महसूस करते हैं कि कमी हो जाती है पानी की, उस कमी को भी पूरा कर पाएंगे? जी देखें, जो हमारा इस साल विंटर का सीजन था वो बहुत हद तक खुश्क गया, और जो बारिशें हुई वो विंटर्स के बाद हुई, ट्रांजिशन पीरियड में हुई, जिसमें आपने देखा कि हेल के वाकयात भी हुए, शदीद आंधी के वाकयात भी हुए। जी। तो अब मॉनसून जो है बेसिकली हमारी, आप कह सकते हैं कि ज़राअत की लाइफ लाइन है। हमारा तकरीबन 60 to 70% जो पानी ये जो है वो हम मॉनसून से लेते हैं, हमारे जो रिजर्वायर हैं वो भी इन्हीं से भरते हैं। तो इंशाल्लाह इस साल जो तवक्को है कि बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, तो काफ़ी हद तक हम इस पे काबू पा लेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अंजुम साहब ये भी बताइएगा कि ये बारिशों का सिलसिला जो आप कह रहे हैं कि 1 जुलाई तक जारी रहेगा, ये प्री मानसून का होगा, उसके बाद एक मानसून का स्पेल फिर से शुरू होगा, वो कब से कब तक चलेगा? देखें जी, प्री मानसून खत्म हो चुका है। आज से ये जो बारिशें हो रही हैं ये मानसून का प्रॉपर ओके। स्पेल है, ये फर्स्ट स्पेल ऑफ मानसून है जो कि मुल्क को मुतासिर कर रहा है, जी। और ये सिलसिला जो है अब वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। वैसे तो अगस्त में बहुत सारी बारिशें हुआ करती हैं, जून बीच में थोड़ा सा वो गर्म गुजरता है, गर्म और मरतूब रहता है, खुश्क रहता है, तो क्या इस बार भी जून का महीना जो होगा वो गर्म और मरतूब ही रहेगा? अगस्त में जाके फिर हमें दोबारा बारिशें देखने को मिलेंगी? नेक्स्ट स्पेल या जो अगला कोई सीज़न बारिशों का शुरू होने वाला है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, ताकि जो हम बारिशों की जब एक उम्मीद ही जाग उठती है ना, तो हमारे वैसे ही दिल खुश हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई 15-20 दिन या महीना गर्मी बर्दाश्त करने के बाद एक बार फिर से एक स्पेल बारिश का देखने को मिलेगा। देखिए जी, जून तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आज 25 तारीख है, और जुलाई में जो है इंशाल्लाह बारिशों की तवक्को है कि 3 से 4 स्पेल्स जो हैं वो मुल्क को मुतासिर करेंगे। ड्यूरिंग गैप्स जो हैं वो हमें दोबारा जो है, जब गर्मी गैप्स होंगे तो गर्मी की शिद्दत दोबारा बढ़ सकती है। इस दौरान गर्मी भी ठीक रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो फोरकास्ट की गई थी उसमें यही बताया गया था कि बारिशों के साथ साथ जो दर्जे हरारत हैं वो भी मामूल से ज़्यादा जी। रहेंगे। अच्छा अंजुम साहब, एक बार फिर से जो सयाहती मकामात हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, चाहे वो केपी के पूरा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, मरी, नथिया गली, क्योंकि एक बड़ी तादाद में सयाह बच्चों की छुट्टियों के बायस, जिस तरह से पहली बात हो रही थी, उस तरफ जा रहे हैं। किन किन इलाकों में कितनी कितनी बारिश मुतवक्की है, और इसके लिए हमारे महकमे NDA में वो आपस में कोऑर्डिनेशन कितने मुतहर्रिक हैं? जी देखिए, कोऑर्डिनेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम महकमों के बीच में बहुत ज़बरदस्त है। तमाम महकमों को वेल इन टाइम जो है हर किस्म की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। लाइकवाइज जो है PMD की किसान ऐप, जो कि ऐप स्टोर और गूगल स्टोर पर अवेलेबल है, उस पे जो है इंस्टेंटली जो भी वेदर की सिचुएशन होती है उसको एब्रप्टली बता दिया जाता है। और मैं ये तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो इन इलाकों में सफ़र कर रहे हैं वो PMD की किसान ऐप को लाजमी डाउनलोड करें, ताकि आपको जो है बदलती हुई मौसम की सूरत हाल से आगाही मिलती रहे। और इस दौरान जो हमारे ये पहाड़ी इलाके हैं, जो हमारे सियाहती मकामात हैं, यहाँ पर आने वाले दिनों में आज से लेकर 1 तक एक अच्छी बारिश की तवक्को है। और आपको पता है जब बारिश मूसलाधार होती है तो इन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी होती है, और उसके साथ साथ जो नदी नाले हैं उनमें फ्लैश फ्लडिंग भी होती है। तो लिहाजा जब भी आप जाएं तो मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपने सफर को जारी रखें और प्रिकॉशनरी मेजर्स लाजमी लें। मौसम की अपडेट लेकर जाएं और जो भी आप हिफाजती इक़दाम कर लाज़मी कीजिए। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और नाज़रीन बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्स का
आलमी दिन मनाया जा रहा है और विटिलाइगो डे है आज, पुलबेरी जिसको कहते हैं। अमूमी तौर पर ये जिन लोगों को भी ये मर्ज़ लाहक होता है, ये कोई पेनफुल मर्ज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद वो एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं जो कि ख़ुद से ही उलझते रहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें अपना आप कमतर महसूस होता है। कहीं ना कहीं उनका सारा भरोसा खुद पर होता है वो ख़त्म होता चला जाता है। तो इसकी वजूहात क्या हैं, आखिर क्यों इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं लोग? और माइकल जैक्सन जैसे लोग जिन्होंने इस मर्ज़ को अपनी ना कि कमज़ोरी बल्कि ताकत बनाया है, और इस तरह के बहुत सारे और लोग भी हैं। जरदारी की जो बेटी हैं आसिफा भुट्टो जरदारी, वो भी इस मर्ज़ का शिकार थी। तो यकीनी तौर पे तकलीफ दे तो होता है, ये जहनी तौर पे आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बुरी तरह से शेक कर देता है। डॉक्टर अजीम जहांगीर खान साहब, माहिर अमराज जल्द, आपको वेलकम करें डॉक्टर साहब। सब मर्ज़ ये जो आज तो वैसे उसकी आगाही के लिए आलमी दिन भी मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन इसकी वजूहात क्या होती हैं? अगर इससे हम शुरू कर लें और फिर किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक लफ्ज़ शुरू में कह दूं कि ये 100% तकरीबन काबिल इलाज मर्ज़ है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी मिथ जो है कि जी ये इलाज इसका है ही नहीं है, ये गलत है। किसी भी स्टेज पे इस पे काबू पाया जा सकता है? पे बेहतरी कितनी आनी है, कुछ लोगों को मुमकिन है 10% बेहतर हो, कुछ को 100% बेहतर हो जाए, डिपेंड करता है वो कितनी बॉडी सरफेस एरिया। और अब जो लेटेस्ट दवाइयाँ उससे बहुत ज़्यादा इस पे जो है इसका इलाज बहुत ज़्यादा मौजूद है और हमको 30 साल से कर रहे हैं। अब रह के आपने पूछा कि होता क्यों है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, किसी और के लगाने से नहीं लगती, किसी से हाथ मिलाने से नहीं लगती। छूत की बीमारी नहीं है, छूत की बीमारी कतन नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क में तो बहुत बड़ा ये मसला है इंडिया में कि वो लोग उनसे हाथ नहीं मिलाते, गले नहीं मिलते, शादी नहीं करते, कोई उनको अलग कर देते हैं। लेकिन अब काफ़ी वहाँ पर भी हालात ठीक हो गए। पाकिस्तान में तो कभी भी ऐसा मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को ये शक है कि जी पता नहीं किससे लगने वाली बीमारी है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। आपका जो डिफेंस सिस्टम अल्लाह ने एक बनाया हुआ अंदर बॉडी के, जो वाइट ब्लड सेल्स पे और पूरे एक डिफेंस सिस्टम है जो कि बाहर से अटैक जब आपको बैक्टीरिया करते हैं, कोई जरासीम करते हैं, उनको मारने के लिए बना हुआ है। लेकिन काफ़ी दफ़ा वो जो डिफेंस सिस्टम डिफेक्ट उसमें आ जाता है, वो आपके अपने ही बॉडी के उन सेल्स को, उन खलियों को जो रंग बनाने वाले हैं उनके खिलाफ हो जाता है और उससे वो खलिए जो मर जाते हैं, जो सेल्स हैं जो कि रंग बनाते हैं, जिनको मेलानोसाइट बोलते हैं, वो मर जाते हैं। और वो जब मर जाते हैं तो वहाँ पे रंग बनना बंद हो जाता है। लेकिन मरने से पहले एक किस्म के बेहोश होते हैं, जब रंग बनाना कम करते हैं, उस वक्त तो बहुत सारे लोगों का इलाज किया जा सकता है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, छूत-छात की बीमारी नहीं है आपकी। अच्छा, इन लोगों को काफ़ी दफ़ा थायराइड का मसला भी होता है कि आपकी बॉडी जो है और भी ऑर्गन्स के ख़िलाफ़, बॉडी के और खलियों के ख़िलाफ़ और ऑर्गन्स के ख़िलाफ़ भी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो उससे हमें जब ये कोई पेशेंट आता है तो काफ़ी दफ़ा हम उनके वो टेस्ट भी करवा लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह जुनेद भी कह रहे थे और हमने पिछली बार भी आपसे पूछा, तो लोग बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है या फिर हकीकत है इसमें, ये तो आप ही क्लियर करेंगे कि मछली के बाद दूध पीने से क्या ये बर्स का मर्ज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं वो सारे के सारे दूध में मछली को पकाते हैं, पूरी कौम को विटिलाइगो हो जाता। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, किसी चीज़ के खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी मछली के बाद दूध पिया था इसलिए हो गया, वो गलत है। दूसरा कहते हैं कि जी खट्टी चीज़ें खानी नहीं चाहिए, विटामिन सी नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली विटामिन सी आपको चाहिए मेलानिन बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए, तो ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, गोरों में भी होता है क्योंकि उनकी जिल्द तो वैसे ही इतनी सफ़ेद होती है कि उसके ऊपर अगर हो भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा, तो क्या उनके अंदर भी ये मर्ज पाया जाता है या सिर्फ ये एशियन जो स्किन है, एशियन जो लोग हैं, इनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है? एक्चुअली गोरों में भी ये बहुत ज़्यादा मर्ज है। प्रॉब्लम या अच्छी बात यह कि उनकी चूँकि गोरी जिल्द होती है और उसके ऊपर गोरा अगर कोई वाइट निशान पड़ जाए नज़र नहीं आता, इसीलिए इस पर मैं अब मजाक में कहता हूँ ज़रा तफन्नुन, लेकिन कहता ये हूँ कि अगर किसी बीमारी का इलाज ना हो तो दुआ करें वो गोरों को हो जाता कि उन्होंने रिसर्च तो उन्होंने तो इजाद कर देना। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब ये कहा कि जब ये खुलिए जो रंग बनाने वाले खुलिए बेहोश होते हैं उस वक्त कदरे आसान है इसका इलाज अर्ली ऑन, तो उसका तरीक़ेकार क्या, कोई क्रीम के ज़रिए कुछ ऐसी अद्वियात जो कि बैरूनी तौर पर इस्तेमाल की जाएँ या इंटरनल भी इंटेक भी इसका ज़रिए होगा, मेडिकेशन किस तरह की होगी? हाँ जी, 4 तरीके इसके इलाज करेंगे। अगर थोड़ी जगह पे हो और बहुत ज़्यादा फैला ना हो तो हम क्रीमों से इसका इलाज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फैल जाए, और अब क्रीमें जो है वो क्रीमें जिसको हम बहुत समझ लें लेटेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में भी आने लग गई हैं, पहले नहीं आती थी, उसको जैक इनहिबिटर्स बोलते हैं, जैनस काइनेज इनहिबिटर्स। ये एक लेटेस्ट एक फैमिली ऑफ न्यू मेडिसिन है, वो पाकिस्तान में हम लोग, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम नाशुक्री की बात करते हैं कि पाकिस्तान की अच्छी बातें कभी नहीं करते, उसकी सारी बुरी बातें। तो पाकिस्तान की जो दवाइयाँ हैं
पाकिस्तान में जितनी दवाइयाँ बनती हैं, जितनी सस्ती बनती हैं, वो दुनिया में कहीं और नहीं बनती, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसका हम अक्सर रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे वो तमाम दवाइयाँ मौजूद हैं। पहले इलाज किया जाता है क्रीमों से, अगर उससे ना हो तो हम एक फोटोथेरेपी, एक ख़ास किस्म का कमरा होता है जिसमें ख़ास लाइट होती है, अच्छा। लाइट से इलाज कर सकते हैं, जिसको हम नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी बोलते हैं। अगर उससे ना हो तो हम खाने वाली दवाइयाँ दे सकते हैं। अगर उससे ना हो तो हमारा जो मेलानोसाइट, और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान जो है वो उन दुनिया के उन चंद मुल्कों में है, 4 या 5 मुल्कों में, जहाँ पे हम ये मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट गुज़श्ता कोई 20 साल से कर रहे हैं। तो किसी जगह पे जहाँ पे बचपन से ही पैदा होते ही कि रंग आया ही नहीं है, उसको हम सेगमेंटल विटिलिगो बोलते हैं। काफ़ी सारे लोगों के माथे पे आपने देखा होगा। मोरूसी भी होता है डॉक्टर साहब? मरूसी भी हो सकता अच्छा। है, और सेगमेंटल ही नहीं, वो पैदाइशी भी हो सकता है। वहाँ पे जहाँ हमें पता चले लोगों के यहाँ पे एक लाइन बन जाती है विटिलिगो की, और वो बचपन से ही लाइन होती है, वहाँ पे इसका मतलब है वहाँ पे मेलानोसाइट्स या रंग बनाने वाले खलिए बचपन से थे ही नहीं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिल्द को बहुत ही बारीक, जिस तरह पोटैटो पीलर होता है, जब आलू को छीलने वाला जो पीलर होता है, जिस तरह उस तरह के एक इक्विपमेंट से हम बहुत बारीक जिल्द उतार देते हैं। अच्छा। वहाँ पे जिल्द दोबारा उगाती है ऑटोमेटिकली, चूँकि हम पूरी जिल्द नहीं उतारते, और उनमें से हम मेलानोसाइट या रंग बनाने वाले खलिए अलग कर लेते हैं। उनको जहाँ पे विटिलिगो है वहाँ पे लेज़र के ज़रिए बहुत ही बारीक सी एक जिल्द उतारते हैं, जिसमें कोई, हाँ जी, बहुत जिल्द बारीक सी उतारते हैं, इतनी बारीक कि वो नज़र भी, जिस तरह आप पे जो आपका टिश्यू पेपर है उतनी बारीक जी, और उसके ऊपर वाले मेलानोसाइट्स लगा देते हैं, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रंग आना शुरू हो जाता है। अफोर्डेबल है ये इलाज? जी, सारे ही अफोर्डेबल पाकिस्तान में इलाज हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं। लोग यहाँ पे 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी से कम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन जब अपनी सेहत का मसला आता है, अगर कोई गरीब आदमी हो करते जो खेती बाड़ी गरीबों के लिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारा नंबर लिख लें। हमारा एक मिशन है, वो ये है कि अल्लाह ने अगर हमें किसी चीज़ का भी इल्म दिया है, उस पर गरीबों का भी उतना हक है जितना कि अमीरों का हक है, तो हम उनका इलाज फ्री करते हैं। अगर कभी आपको कोई ऐसा, अच्छा, फ्री इलाज करते हैं, तो वो नंबर बता दीजिए आप, क्या है? 0311 077 077 हमारे पास। ठीक है। देखें, काफ़ी दफ़ा एक चीज़ का इलाज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, महंगे भी इलाज होते हैं, सस्ते से सस्ता इलाज किया जा सकता है। और जो रंग के बारे में एक बात ज़रूर बता दूं कि इस पे शुक्रिया अदा करें कि आपकी जिल्द में रंग है, क्योंकि आपकी जो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और जो विजिबल लाइट जो आप बैठे हुए हैं जिस लाइट में, ये आपके रंग को काला भी करती हैं, लेकिन आपको जिल्द के कैंसर से रंग बचाता है। ये आपका नेचुरल, समझ लें आपका जो रंग है वो नेचुरल सन ब्लॉक है। जब सन की अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी जो ना नज़र आने वाली शुआएं जब आपकी जिल्द को टकराती हैं, तो यहाँ पे कैंसर पैदा होने का, इसलिए आपने देखा गोरों में, वाइट स्किन में कैंसर का ज़्यादा स्किन का होता है, तो ये आपको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। रंग गोरा करने वाले जो इंजेक्शन लगवाते हैं, तो आप मशवरा दे रहे हैं कि वो इंजेक्शन ना लगवाएं, क्या कोई इसका भी रिएक्शन हो सकता है? और रंग के बगैर होने में फ़र्क है। रंग गोरा करना इज़ ओके, क्योंकि रंग तो होगा ना, वो प्रोटेक्शन होती है। जब आप धूप में जाते हैं तो रंग एकदम से गाढ़ा हो जाता है कुदरती तौर पे, ताकि जिल्द का कैंसर ना हो। तो अल्लाह ने इतनी ज़बरदस्त मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि जो ही आप बाहर जाएंगे रंग काला हो जाएगा, वापस आएंगे रंग थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। एक इसको इमीडिएट डार्कनिंग बोलते हैं। और अगर आप मुस्तकिल जो धूप में काम करने वाले लोग हैं, उनका रंग इसलिए डार्क होता है ताकि उनके जिल्द का कैंसर ना हो जाए। तो अल्लाह ने ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो अगर जिन लोगों के रंग रह जाता है थोड़ा सा, फर्ज करें 80-90% चला गया, और फिर हम उनका जो रंग रह गया उसको भी हम दवाइयों के ज़रिए भी, लेज़र के ज़रिए भी ख़त्म कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है जब आप सारा रंग ख़त्म कर देते हैं, तो मेरी आमतौर पे रिकमेंडेशन ये होती है कि सारे रंग को ख़त्म ना करें, जहाँ पे धूप पड़नी है उस पर कोशिश की जाए कि रंग वापस आ जाए। बिल्कुल सही। इसका इलाज जो एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं, क्योंकि वो आपके ऑटोमेटिकली, वो अल्लाह ने आपको एक धूप से बचने का। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है कि हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास रुपए पैसे की भी कमी नहीं है, तो क्या उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि वो ये ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे? जिस तरह से आसफा भुट्टो की हम बात कर रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, नॉलेज की भी कमी नहीं होगी, ये पता होगा कि ये ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, वो तो पाकिस्तान से बाहर जाकर भी करवा सकती हैं, तो इसके बावजूद उन्होंने नहीं करवाया। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ माइकल जैक्सन की हम बात कर रहे थे, उनको भी ये मर्ज, वो भी इस मर्ज में मुब्तला थे, और उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को ही वाइटनिंग इंजेक्शन या वॉट एवर ट्रीटमेंट करवा के पूरा गोरा करवा लिया था। तो क्या ये भी है कि किसी ऐसी स्टेज पर जहाँ पर ट्रीटमेंट हो ही ना सकती हो, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आसफा भुट्टो साहिबा ने नहीं करवाया, तो क्या कोई ऐसी स्टेज भी इसकी होती है जो कि बिल्कुल लाइलाज हो जाती है? जी, 2 वजह। नंबर 1 तो आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कि ये काबिल इलाज मर्ज़ है, और ये हकीकत है। बड़े होना,
पैसा ज़्यादा होना, मशहूर होना, इट डज़ नॉट मीन कि उनको इस चीज़ का इल्म होगा, क्योंकि खुद तो डॉक्टर नहीं है। दूसरा ये है कि जब आप बहुत अमीर होते हैं तो आप पाकिस्तानी डॉक्टरों पर एतबार नहीं करते, आप बाहर जाके इलाज कराना पसंद करते हैं। अगरचे हम बाहर से चाहे, स्पेशली हमारे सियासतदान, देखें, जब हम बाहर से, हमारे जैसे डॉक्टर जिन्होंने 25-25, 30-30 साल बाहर काम किया, वापस आ गए, यहाँ पर भी इतना अर्सा काम किया, तो हमारे हाथ में मेरा ख्याल में अल्लाह ने उतनी शफा दी होगी। जब हमारी वहाँ थी तो हमारी जियोग्राफिक लोकेशन चेंज होने से तो ना हमारा दिमाग बदल जाता है, ना हाथ बदल जाते हैं, ना जहन बदलता है, ना जहानत बदलती है, तो यहाँ पर भी उतने अच्छा इलाज हो सकता है। काफ़ी दफ़ा लोग ये समझते हैं कि अगर आप अभी आज भी अगर आप बाहर जाएँ तो बहुत सारे गोरे इस मर्ज़ को ज़्यादा उतना नहीं समझते जितना हम समझते, क्योंकि हमारी यहाँ की मर्ज़ यहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर मैंने बताया कि अगर थोड़ा सा डार्क कलर हो, उस पर वाइट पैच हो, ये प्रोमिनेंट होता है, सूरती के ऊपर एक धब्बा पड़ जाता है, साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट करता है। गोरों को इतना अफेक्ट ही नहीं करता, इसलिए इस पर पहले रिसर्च नहीं थी। तो जब आपने कहा माइकल जैक्सन जब जिंदा थे तो उस वक्त तक इस पर रिसर्च नहीं थी, इतनी दवाइयाँ नहीं आई थी, ये वाला जो ट्रीटमेंट लेटेस्ट है उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा। आज अगर कोई नहीं कराता इलाज तो ज़्यादती की बात है, एक दफ़ा उसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। शफा तो अल्लाह ने देनी होती है, लेकिन उसको ट्राई करने में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जब इलाज हम शुरू करते हैं तो हमें उम्मीद नहीं होती कि उतनी उसमें बरकत होगी और इतना इलाज ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिवली इलाज हो जाता है अगर पेशेंट जो दकियानुसी उसमें ना पड़े और लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें इलाज से करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अजीम जहांगीर खान साहब, और जिस तरह से बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, और जिन लोगों को अवेयरनेस है वो नहीं जानते कि कहाँ से इलाज जो है वो हो सकेगा। डॉक्टर साहब ने अपना नंबर भी बता दिया, जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उनका इलाज तो वो फ्री में करते हैं, और जो इलाज पैसों से करवा सकते हैं वो भी इनसे रब्ता कीजिए और अपने आप को बर्स के मर्ज से छुटकारा दिलाइए, ताकि आप भी एक अपना पूरे एतमाद ज़िंदगी गुजार सकें। शेक आपका कर रहा है उससे आप निकल आएँ। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। आज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और बहुत ही अहम मौजू है वो ये कि पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों से बचाव के लिए किए जाने वाले इकदामात में आजकल सरफहरिस्त प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन की थैलियों पर हुकूमती पाबंदी है, लेकिन कहीं भी अमल दरामद नहीं होता। देखते हैं बिल्कुल ऐसे, ये दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी प्लास्टिक से बनी अशिया, ख़ास तौर पर प्लास्टिक बैग्स का रोज़मर्रा इस्तेमाल जो है वो इंसानी ज़िंदगियों में इतना लाजमी हो चुका है कि इसे ख़त्म करना नामुमकिन दिखाई देता है। गुज़श्ता बरस भी अगर हम देखें तो 55 तकरीबन अरब शॉपिंग बैग्स जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर रजिस्टर किए गए थे कि जो इस्तेमाल होते हैं। इस बार भी इतना ही कोई तादाद बताई जा रही है। जो फैक्ट्रियाँ हैं उनकी अगर बात करें तो रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों की तादाद 18,000 से ज़्यादा है, जो कि प्लास्टिक बैग्स बनाती हैं और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम शबीर, माहिर माहौलियात हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। मरियम, यकीनी तौर पर ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी ज़िंदगियों को किस तरह से निगल रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 50,000 प्लास्टिक ज़र्रात जो है वो हम निगल रहे हैं अपनी खुराक के अंदर। इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, और क्या, क्योंकि ये हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, अगर हम देखें तो इंटरनेशनल कंपनियां जो हैं बड़ी बड़ी वो भी प्लास्टिक बैग्स पर हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हम देखते हैं हम सिर्फ छोटे जो सनतकार हैं उन पर शिकंजा तंग करते हैं। हम जो छोटे यूज़र्स हैं, वो फ्रूट की दुकान हो, सब्ज़ी की दुकान हो, या आम कोई ठेले वाले हैं, उनके ऊपर तो हम बड़ा शिकंजा तंग करते हैं, लेकिन हम उन मल्टीनेशनल कंपनियों को गिरफ्त में नहीं लाते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, बिल्कुल। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि कोई भी पॉलिसी साज़ी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स के ऊपर है, तो गवर्नेंस का जो राज चलता है वो गरीबों के ऊपर ही चलता है। अमीर हमेशा उसकी पहुंच से दूर रहते हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हमारा गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशंस का प्रॉब्लम है। और आप देखेंगे जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं जो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, उनकी सरपरस्ती भी जो हमारे पार्लियामेंट में नुमाइंदे बैठे होते हैं उनकी सरपरस्ती के अंदर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो कानून एक बनाया जाता है उसके इफेक्टिव मैकेनिज्म जो है इम्प्लीमेंटेशन पे, उस पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है और उसी से प्रॉबेबली चेंज आएगा। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे चेंज लाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस पे भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी अगर एक बंदा इस्तेमाल कर रहा हो तो वो कहता है कि मेरे एक इस्तेमाल करने से क्या होता है, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो प्लास्टिक बैग की कॉम्पोजिशन होती है, बेस्ड ऑन इट्स कॉम्पोजिशन एंड साइज, 100 साल से 600 साल के बीच एक प्लास्टिक बैग को गलने में लगता है आपकी ज़मीन के अंदर। तो आप देखें कि रोज़मर्रा की बुनियाद पे हम जो अगर एक बैग
एक पर्सन भी इस्तेमाल करता है, एक बंदा भी इस्तेमाल करता है पर डे, तो वो बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लमेटिक होता है। आप देखें कि हमारे बाज़ारों में दूध भी शॉप प्लास्टिक के बैग्स में बिकता है। आप जो सालन होते हैं वो भी प्लास्टिक बैग्स के अंदर आप पिक करके लेके जा रहे होते हैं। दही भी आपको प्लास्टिक के बिल्कुल। बैग्स अच्छा, में मिल इसके रहा दो दो होता है। एक तो नुकसान ये है कि जो माहौलियाती नुकसान है, जो हमारे सेहत को बराह रास्त जिस्म को नुकसानात हैं, वो भी बड़े तबाहकुन हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है मरियम साहबा फिर? क्योंकि लाखों लोगों के जो रोज़गार हैं वो इस सनत से वाबस्ता है। नेवल बदल क्या हो सकता है? क्या इसका अल्टरनेटिव हो सकता है फिर, और क्या वो काबिल अमल भी होगा? जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि वी नीड टू गो बैक टू आवर रूट्स। आप देखेंगे जो हमारे दादा और नाना नानी जो जो हमारे ग्रैंडफादर्स थे, उनके मैंने उनके हाथ में कभी भी प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो आप देखें कि प्लास्टिक बैग पे जो इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा आपकी बूम की, वो 60s और 70s में आप देखें कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। उससे पहले तो हमारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जाली के बैग्स होते थे, उसमें शॉपिंग की जाती थी। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारा इंडिजिनस नॉलेज है, जो हमारा पुराना कल्चर था, हमें एक तो उसकी तरफ वापस जाने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो ऑल्टरनेट हैं प्लास्टिक के, वो आपके मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में आई वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर जब मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पे बैन लगाया था। तो उस वक्त आप देखें कि ऑल्टरनेट मार्केट में ये आता कि वहाँ पे जो आपकी कुछ एम्बेसीज थी, मिसाल के तौर पर कनाडा की एम्बेसी थी, वो घर बैठे जो खवातीन हैं उनके साथ मिलके उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी, और वो जीन्स और जो इस्तेमाल शुदा कपड़े थे जी। उनसे कपड़े के बैग बना के मार्केट में बेचना शुरू किए थे। तो ऑल्टरनेट हमेशा से हमारे पास है। इट्स जस्ट दैट कि जो मार्केट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं खास तौर पर, बिल्कुल सही कह रही वो हैं आप। इसको एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं कि जी लाखों लोगों का कारोबार जा रहा है। कारोबार जो है वो अपने रास्ते खुद बना लेता है। बहुत सारे ऑल्टरनेट्स आपके मार्केट में होते हैं, और मेरा ख्याल है कि इस बेस पे इंडस्ट्रीज को टाइम देते रहना कि ऑल्टरनेट हमारे पास नहीं है। बिल्कुल इंडस्ट्रीज सही कह रही कभी है भी मरीम ऑल्टरनेट साहिबा, के आप ऊपर काम नहीं इंडस्ट्रीज़ करेंगी। को तो टाइम नहीं देना चाहिए, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव अगर हम दूसरे ममालिक को देखें, अपने पाकिस्तान का उनसे कंपैरिजन किया जाए, तो दूसरे ममालिक में भी पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल होता है, टिन पैक्स का इस्तेमाल होता है, ग्लास की बॉटल्स और इस तरह के कैंस का इस्तेमाल होता है। लेकिन वहाँ पर गार्बेज को अलग अलग करने का एक कॉन्सेप्ट है कि आप पॉलीथीन बैग्स या आप टिन पैक्स या आपका प्लास्टिक या किस तरह की चीज़ों को आप किस कचरे के अंदर डालेंगे और किस तरह की चीज़ों को किस कचरे में डालेंगे, फिर उनको रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है। क्या अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी नहीं होगा अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज़ फिलफौर बंद नहीं की जा सकती? क्योंकि हम बता रहे हैं कि तकरीबन 18,000 की तादाद है जो कि रजिस्टर्ड फैक्ट्रियाँ हैं जो पॉलीथीन बैग्स बनाती हैं। इससे ज़्यादा तादाद उन फैक्ट्रीज़ की होगी जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या एक ये तरीक़ाकार अपने घरों के अंदर प्रैक्टिस शुरू करना बेहतर नहीं रहेगा कि आप माहौलियात के अंदर जो हम गंदगी फैला रहे हैं वो हम सब मिलकर फैला रहे हैं ना, तो हम उसके अंदर बेहतरी अपने घरों से क्यों नहीं ला सकते हैं कि गार्बेज के अंदर हम अलग अलग उसको पोर्शन वाइज उसको डिवाइड करें और फिर वो रिसाइकलिंग के लिए जाए? इससे भी तो माहौलियात में तब्दीली लाई जा सकती है, बेहतरी लाई जा सकती है। जी बिल्कुल, काफ़ी सारे ममालिक में ये बिल्कुल प्रैक्टिस होती है, लेकिन पाकिस्तान में वेस्ट मैनेजमेंट का कोई मैकेनिज़्म आपको नहीं मिलता है। अगर घर में यूज़र्स जो है वो सार्फिन अलग-अलग कर भी लेंगे, तो आप ओपन लैंडफिल में जाके उस कचरे को आग लगा दी जाती है। उसका कोई मैकेनिज़्म पाकिस्तान में है नहीं, और जो प्लास्टिक बॉटल्स भी पाकिस्तान में कलेक्ट की जाती है वो 100% की रिसाइकलिंग नहीं की जाती। तो मैं तो हमेशा से यही एज़ एन एनवायरमेंटलिस्ट एडवोकेट करती हूँ कि फर्स्ट स्टेप एज़ अ कंज्यूमर हमारा होना चाहिए कि रिफ्यूज़। आप प्लास्टिक बैग्स हों चाहे प्लास्टिक बॉटल्स हों, आप उसको रिफ्यूज़ करें। और जहाँ तक दूसरे ममालिक की मिसाल है, मेरा ख्याल है कि हमें कुछ मॉडल्स हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। खारिया में जो कैंट एरिया है आर्मी के अंडर, मैंने खुद उसमें विटनेस किया है कि वहाँ पर उसके अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग के ऊपर पाबंदी है। किसी शॉप के अंदर इनसाइड जो है आपको प्लास्टिक बैग्स नहीं मिलेंगे स्ट्रिक्टली, बिल्कुल जी। रिफ्यूज़ल है। और जो घर से आपके बैग होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसला और ये और जो थोड़े बहुत प्लास्टिक क्रिएट होता है उसको रिसाइकल करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसी तरह का मॉडल हम बाकी जगह पे भी, इवन डिस्पोजेबल्स भी वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते हैं, इसी तरह का मॉडल हम पूरे पाकिस्तान में सिटीज़ पे दुरुस्त। काफ़ी जगहों पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि इस्लामाबाद की एग्जांपल, जब सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग पे बैन लगाया गया था पीटीआई की गवर्नमेंट में, जी। तो उस वक्त जो है बिल्कुल ठीक। वो गवर्नेंस
काफी हद तक जो है वो ये 90 to मुश्तरका एफर्ट है, 95% सही कह रही हैं मरियम साहब आप। आपका बहुत शुक्रिया, और यकीनी तौर पे हुकूमत को भी अवाम को भी दोनों को अपना अपना किरदार अदा करना होगा, कंट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो हैं यकीनी तौर पे उसके दोहरे नुकसान आते हैं। एक तो माहौलियाती आलूदगी फैलाने का बायस बनता है, फिर आपकी सेहत को बराह रास्त भी इसके बेशुमार नुकसान का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल जी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि लोगों को हिप्नोटाइज कैसे किया जा सकता है और क्या महबूब को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है, कदमों में लाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और बात करते हैं कि हिप्नोटाइज किस तरह से किया जा सकता है, लेकिन इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार मालूमात इसके हवाले से हम रखते हैं, क्योंकि हम फिल्मों में देखते हैं कि एक पेंडुलम सा आपके सामने घूमता है और फिर उसके बाद आप जो हिप्नोटाइज हो जाते हैं और फिर आपको एक नई ही दुनिया में ले जाया जाता है और फिर आपसे वो सवाल भी पूछे जाते हैं जो आप नहीं बताना चाह रहे थे, बहुत सारी राज की बातें बाहर आ जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ फिल्मों की दुनिया तक होता है। हकीकत से इसका कितना ताल्लुक है, और क्या वाकई में आप किसी को अपने काबू में कर सकते हैं? प्रोसेस क्या है, तरीकाकार क्या है, और अगर आप किसी को हिप्नोटाइज कर लेते हैं तो क्या उसे वापस लाना भी मुमकिन होता है, कहीं वो किसी और दुनिया का हिस्सा ही ना बन जाए? तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, स्टेज हिप्नोटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी खुसूसियात के साथ आपके अंदर एक ये खुसूसियत भी है कि आप हिप्नोटाइज कर लेते हैं। हाँ जी, ये मेरा बुनियादी काम है। अरे वाह, ज़बरदस्त। होता कैसे है ये, और ये किन मकासद के लिए हिप्नोटाइज किया जाता है? कौन किसको कर सकता है और किसको नहीं किया जा सकता? उल्टे जवाब देते हैं, जो आखिर में पूछा उसके पहले जवाब देता हूँ। हर नॉर्मल शख्स को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। एब नॉर्मल, IQ लेवल बिलो 70 उन्हें हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिप्नोसिस का ताल्लुक आपके शऊर के साथ है। जिसका शऊर ही काम नहीं कर रहा, वो नॉर्मल आदमी नहीं है, वो सजेशंस को सुन और समझ नहीं सकता, तो उससे आप हिप्नोटाइज कैसे करेंगे? ठीक है, एक पहली बात है, हर आदमी, आप दोनों भी हो सकते हैं हिप्नोटाइज, जो हमें देख रहे हैं ये सब भी हो सकते हैं। सही। हमारे यहाँ इसे कहते हैं हिप्नोटिज्म, बैरून मुल्क इसे हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी कहा जाता है। एक्चुअली ये आपकी जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, OCD है, खौफ, फियर, फोबिया और किसी किस्म के परफॉर्मेंस के इशू, इन तमाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेंटिस्ट इसे एनेस्थीसिया की जगह इस्तेमाल करते हैं कि एनेस्थीसिया देने की बजाय उसे लाइट ट्रांस में ले जाके अपना काम कर लेते हैं। ख्वातीन में पेनलेस डिलीवरी के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, पेन मैनेजमेंट के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये पाकिस्तान में भी इसकी प्रैक्टिस हो रही है, पाकिस्तान से बाहर? मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, मतलब मैं पेशेंट्स देखता हूँ, लेकिन अदरवाइज़ जो है पाकिस्तान में ऐसा कोई गवर्नमेंट का सेटअप नहीं है जहाँ बाकायदा इन चीज़ों को फैसिलिटेट किया जा सके। जो लोग अपने तौर पर हम तक पहुँच जाते हैं, हम उन्हें इन मामलात में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा फिल्मों में ये दिखाते हैं, फिल्मों में ये दिखाते हैं, तो फिल्मों में जो पंजाब दिखाते हैं वो पंजाब नहीं है, जो पेशावर दिखाते हैं खैबर पख्तूनख्वा वो नहीं है, वो बिल्कुल फिल्म में एग्जैजरेशन का नाम है। तो हमने वो रियलिस्टिक जो बात है वो ये है कि ये हिप्नोसिस परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए, ज़हनी प्रॉब्लम्स को, फोबियाज़ को, फियर्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो होश और बेहोशी की दरमियानी हालत है उसको हिप्नोटिज्म कहा जाता है। नहीं, इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली इसकी सही डेफिनेशन है, हिप्नोसिस इज़ अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड। आप शऊरी तौर पर जाग भी रहे होते हैं, आपको पता भी होता है कि क्या है, लेकिन हमारी एक्सेस आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तक हो चुकी होती है। एक्चुअली कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में फ़िल्टर्स हैं, वो फ़िल्टर्स इधर की इन्फॉर्मेशन वहाँ और वहाँ की यहाँ नहीं आने देते। हिप्नोटिस्ट उन फ़िल्टर्स को डाउन करता है और वो बीमारियाँ, नफ्सियाती खौफ, डर, मतलब अब चूहे के छिपकली से क्यों डरती हैं? बंदा पूछे कराहत आना तो एक और बात है, वो कभी खाता तो नहीं है, वो उसे डर क्यों है आपको? उसकी वजह बचपन में कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा कि आपके दिल में डर बैठ गया, अब आपको वो याद भी नहीं है। हम आपके बचपन में जाएंगे, उस वजह को देखेंगे, उस वजह को या ख़त्म करेंगे या उसकी इंटेंसिटी को कम करेंगे, फिर आइंदा से आपको उन्हें देख के डर नहीं लगेगा। उस पॉइंट को रिमूव कर देंगे जो ट्रिगर कर रहा है आपको बार-बार ट्रिगर पॉइंट को हम, लेकिन पहले ढूंढना पड़ेगा वो है किधर। इसके लिए एज रिग्रेशन यानी उसके माजी में जाया जाता है, फिर वहाँ जाके वो मसला हल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारा कुछ करने के लिए आपका अपने पेशेंट को या जो जिस बंदे को आप ट्रीट कर रहे हैं, हिप्नोटाइज कर रहे हैं, उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है? आप उसके माजी के बारे में जानते हो, आपकी सोच और ख्यालात के बारे में जानते हो, या आप ये सारा कुछ उस प्रोसेस के दरमियान में जान लेते हैं और उसकी ज़रूरत नहीं है? अच्छा, मैं तो इससे नहीं उससे पूछता, मैं चाहता हूँ कि एक आदमी को दोबारा से उस ट्रॉमा में क्यों ले जाया जाए। अपनी अपनी अप्रोच है। कुछ लोग पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं, सारा कुछ पूछते हैं, अब वो बाज़ औक़ात इम्कानात होते हैं कि वो दोबारा उस ट्रॉमा में चला जाए आदमी, जबकि मैं इस सारे प्रोसेस को बाईपास कर देता हूँ। बाज़ औक़ात जो मेरे साथ पेशेंट है, बाज़ औक़ात चाय या कॉफ़ी का एक कप पीते पीते ठीक हो जाता है। उसकी वजह यह है कि मैं प्रोसेस को बाईपास करके रिजल्ट को चेंज करता हूँ। ये पूछता नहीं हूँ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसने कहा था, डायरेक्ट उसके माइंड में जाके मैं उन पिक्चर्स को चेंज कर देता हूँ, इंटेंसिटी को कम कर देता हूँ,
ये मुझे ज़्यादा स्पीडी लगता है। अच्छा, किसी के ख्यालात को बदला जा सकता है? कोई बहुत ऐसा सुसाइड करने का प्लान बना बैठा है, बिल्कुल। कोई अपने आप को इस तरह से उसका शिकार कर चुका है, मायूसी, नाउमीदी का शिकार है, उसके ख्यालात बदले जा बिल्कुल। और सकते ख्यालात को बदलने को एक और तरफ ले जाते हैं साथ रिश्तों में। आप दो आदमी रह रहे हैं और एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे, आपके अंदर आपस में कोई कशीदगी इतनी बढ़ गई है कि आप साथ रह नहीं पा रहे, साथ काम नहीं कर पा रहे, नापसंद हो गया ना बहुत कुछ, सारा कुछ। तो इस सूरत में भी आप उनके ख्यालात को चेंज कर सकते हैं, नाकबूल अफराद को दूसरे के लिए कबूल कर सकते हैं। और ब्रेकअप्स में भी इससे मदद ली जा सकती है कि एक चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, एक रिश्ता है जो आपको चाहिए कि यार इससे मुझे जान छुड़ा लेनी चाहिए, टॉक्सिक है मगर हो नहीं पा रहा आपसे, तो इस सूरत में भी आप उसमें भी इसकी हेल्प ले सकते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त लोगों की हेल्प कर सकता है। अच्छा, अगर कोई बीवी चाहती है शौहर से कोई बात मनवाना, तो वो उसको हिप्नोटाइज करके अपने मकासद पूरे कर सकती है, असल सवाल पे आ गई हैं फाइनली। अगर बुलाने का मकसद भी वैसे आपको इसलिए बुलाया गया तो और क्या? अगर कोई शौहर अपनी बीवी से कोई बात मनवाना चाहता है तो क्या वो भी उसको हिप्नोटाइज करके उससे बात मनवा सकता है? ये दोनों एंगल हैं, बताएं। दूसरा खैर एंगल है वैसे ही डाला है अपने बीच में। असल तो पहला ही है कि बीवी शॉपिंग के लिए पैसे ले, दोनों लोगों के लिए है ये। देखिए हिप्नोसिस जो है ये आपकी सोचों के ऊपर काम करता है, बेसिकली बिहेवियर्स के ऊपर काम करता है। जब आपको उसके बेसिक पैटर्न समझ आ जाएं तो आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि मैं आपको हिप्नोटाइज करूंगा तो नतीजा निकलेगा। आप उठते बैठते अपनी कम्युनिकेशन ऐसी रखते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ कि उस कम्युनिकेशन पैटर्न की वजह से वो खुद ब खुद आपकी बातें मानने लग जाते हैं। उसकी आंखों के आगे पेंडुलम लहराने की या कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर नींद आ रही ये है, आप बता रहे थे कि जरा थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 30-35 मिनट 40 मिनट में लग जाता है, तकरीबन 40 मिनट। अगर आप थोड़ा सा कोई हमें बता सकें वो क्या क्वेश्चनिंग होती है, क्या तरीक़ाकार होता है, शुरू कहाँ से करते हैं, किन सवाल से करते हैं? देखिए सवालात नहीं मैं करता। देखिए सबसे पहले तो उनसे मिसाल के तौर पे वो कहता है जी जब मैं कैमरे के सामने बैठता हूँ, जब मैं स्क्रीन के सामने बैठता हूँ तो मुझे डर लगता है। अच्छा, अब मुझे पता लग गया कि कैमरा फियर है उसमें। हाँ, मुझे ये पता है कि स्टेज फियर है, कैमरा फियर है। अब मैं पूछता हूँ जब फियर आता है तो दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है, क्या होता है, मैं वो सिम्टम्स नोट कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं उसे ट्रांस में लेके जाता हूँ। ट्रांस में ले जाने के बाद उस कैफियत में लास्ट ट्रांस में मतलब थोड़ा आसान लफ्जों में अगर आप बताएं सुनने वालों के लिए। अच्छा, वैसे बड़ा आम सा लफ्ज़ है लेकिन इससे उर्दू और मुश्किल है इसकी। उर्दू है तनमीमी नींद। नहीं बस वही ठीक है, बस ठीक है। वो हिप्नोटिक स्टेट में, वो जो हिप्नोटिक स्टेट है कि जब वो जाग भी रहा होता है लेकिन मेरी एक्सेस उसके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तक होती है, उसे हम ट्रांस कहते हैं, ये अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड। अब मैं वहां जाके कच्ची नींद भी कहा जा सकता है, जिसको एक कच्ची नींद में भी कहा यूँ कह लें, चलें अब आम, अगर ये नींद नहीं है लेकिन आम लोगों के लिए समझ लें आप। अब वहां जाके मैं उसे उस कैफियत में दोबारा लेके जाता हूँ कि तुम स्टेज के ऊपर हो, कैमरे के सामने हो, माइक ज़ूम करो कि तुम वो सारा Yes. फेस कर रहे हो। यस, वहां जाके फिर मैं उसकी फीलिंग्स चेंज करता हूँ। अच्छा, उसके बाद अब फ्यूचर पेसिंग है। अब मैं उसे 1 साल 6 माह या 3 माह के बाद फ्यूचर पेस करता हूँ। अब आप देखो कि आप 1 माह के बाद यही कुछ कर रहे हो तो कैसा फील कर रहे हो, मुझे रिजल्ट सामने आता है। फिर अगले दिन या हफ्ते बाद जब वो स्टेज पर जाता है तो वो फीलिंग ट्रिगर नहीं करती क्योंकि मैंने वो ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं उन्हें चेंज कर दिया होता है। अच्छा, जो मैंने आपको पर्सनली करते हुए देखा भी है, आपका प्रोसेस जो है वो मैंने पूरा मेरी आंखों से गुजरा, तो उसके अंदर एक इंसान आप टेबल पर लिटाते हैं, फिर उसके नीचे से टेबल भी खींच देते हैं और वो ज़मीन में मुअल्लक होता है। हाँ जी। तो ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान जो कि एक आधी नींद और आधा जागा हुआ है और वो ज़मीन में मुअल्लक है, उसने अपनी बॉडी का इस तरह से हवा में और उसने अपनी बॉडी का एक इस तरह से बैलेंस बना लिया हुआ है कि जो कि मुमकिन ही नहीं है। जब आप किसी आदमी को ऑपरेट करते हैं तो आप उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देते हैं, उसके बाद आप उसकी बॉडी में कट लगा देते हैं, उससे पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ, स्टिचेस लगाते हैं, बाद में पता लगता है कि क्या हुआ। ऐसा ही होता है ना। इसी तरह हम उसमें क्या करते हैं कि जब ऐसी, इसे कहते हैं फुल बॉडी कैटालेप्सी, पूरे जिस्म को अकड़ा देना, पहले से ट्रांस में लेके जाते हैं, फिर सजेशन देते हैं कि तुम्हारे मसल्स टाइट हो रहे हैं, तुम्हारा जिस्म लकड़ी का तख्ता बन रहा है, उसे पहले सजेशंस के जरिए टाइट किया जाता है। जब वजन रखते हैं तो उसे ये नहीं बताते कि तुम्हारे पर 50-60 किलो का बंदा बिठा दिया है, उसे कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर फूल रखने लगा हूँ, तुम्हारे ऊपर एक गिलास रखने लगा हूँ, पानी का जग रखने लगा हूँ। यहाँ पर ये मैसेज जाता है कि देयर इज नो वेट, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं करते, हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए इसके लिए। साहब क्या अपने हरीफ को, अपने जो ओपोनेंट है, मुखालिफ है, उसको भी ट्रैप किया जा सकता है और उसके लिए फिर तरीक़ाकार क्या होगा? क्योंकि जो आप तरीक़ाकार बता रहे हैं उसमें तो एक अच्छी खुशगवार गुफ्तगू का होना, अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है। एक्चुअली हिप्नोसिस के 2 पार्ट हैं। एक है जिसे हम क्लिनिकल हिप्नोसिस कहते हैं, डायरेक्ट हिप्नोसिस, जिसमें मुझे आपका ताबुन चाहिए। इसका सेकंड पार्ट है इनडायरेक्ट हिप्नोसिस या कवर्ट हिप्नोसिस, छुपा हुआ डिसगाइज्ड हिप्नोसिस। उसे एनएलपी के नाम से जाना जाता है, डिसगाइज्ड हिप्नोसिस को। उसमें दूसरे को ट्रांस में नहीं लेके जाया जाता, उससे गुफ्तगू इस तरीके से की जाती है, लैंग्वेज पैटर्न ऐसे यूज़ किए जाते हैं
कि आप उसके बिहेवियर्स को बदल सकते हैं, उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे असरअंदाज हो सकते हैं, मोहब्बत नफरत के जज्बात को बदल सकते हैं और उस पर ट्रांस में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ इनडायरेक्ट हिप्नोसिस और ये मैसेज के ऊपर भी किया जा सकता है। अच्छा, यानी कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ भी कर सकता है? जी एग्जैक्टली, मैं इसी तरफ आने वाली जंगों में भी इसका किरदार होगा? आने वाली में नहीं, पिछलों में भी होता है। अच्छा, पिछलों में भी होता है। देखिए, अगर हमें अगर हिप्नोटाइज करना हो मोदी को तो हम किस तरह से करेंगे? अगर हमें अपने मकासद पूरे करने और हम चाहते हैं कि वो सरेंडर भी कर जाए, करना है या हुकूमत गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ने करना है। वो एक आदमी तो फ्रंटमैन होता है ना, उसके पीछे तो पूरी कैबिनेट है, उनकी डीप स्टेट होती है और कई इन्वॉल्व होते हैं। तो मासेस को एक्चुअली हिप्नोटाइज इस तरीके से किया जाता है कि उसमें मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया के जरिए ऐसे सजेशंस दिए जाते हैं, आप बहुत कमज़ोर मुल्क हैं, आपके अंदर कौम मुत्तहिद नहीं है, लोग ऐसे हैं, ऐसे दानिश्वर जिन्हें मैं अक्सर दानिशगर्द कहता हूँ, उनकी सोशल प्रोफाइलिंग के ज़रिए उनके मुंह से ऐसे फ़िक्रे कहलवाए जाते हैं जो माशरे में इंतशार पैदा करते हैं, इदारों से दूर करते हैं, फ़िरकावारियत, सुबाइयत, लिसानियत को फ़रोग़ देते हैं। कुछ मोटिवेटर होते हैं, फिर कुछ डीमोटिवेटर भर्ती किए जाते हैं जिनके ज़रिए अवाम के मोरल को डाउन किया जाता है। इसीलिए कई ममालिक बाकायदा अपनी साइकिक ऑप्स बनाते हैं, बाकायदा उनकी जिस तरह मिलिट्री की डिवीजन्स होती हैं, ये इन्फेंट्री है, ये फ़िज़ाइया है, ये फ़लानी है, इसी तरीके से साइकिक उनकी डिवीजन्स होती हैं जो इन अमूर के ऊपर काम करती हैं कि बिहेवियरल साइंसेस को सामने रखते हुए इन मामलों को कैसे टैकल किया जाए। और इस मामले में वेस्ट बहुत आगे है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीमारियों के ऊपर भी ये इसके लिए इससे काम लिया जा सकता है? जैसे आपने कहा कि ऑपरेशंस किए जाते हैं मैनेजमेंट में, पोस्ट ऑपरेशन रिकवरी में या पोस्ट ऑपरेशन हीलिंग में सजेशंस के जरिए ऑपरेशन के प्रोसेस को बहुत स्पीड अप किया जा सकता है। उसमें किस तरह से काम करते हैं? देखिए, सजेशंस हैं, आप लोगों को मिलने के लिए जाते हैं, बाज़ों का इयादत के लिए जाते हैं, या तुम्हारा चेहरा कितना पीला पड़ गया है, तुम्हारे तो बाल गिरने लग गए, आंखें तो हल्के कैसे बन गए, ये भी सजेशंस होते हैं और आदमी को पता भी नहीं होता और वो और ज़्यादा डल हो जाता है। और कुछ लोग आते ही तारीफ करते हैं आपकी, वो आके कहते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हो। देखिए फ़र्क पड़ता है कि नहीं फिक्रों से? कर रहे हैं आप। अच्छा कि आम से फिक्रों से भी इतना फ़र्क पड़ता है। तो अगर एक सही हिप्नोटिस्ट राइट टोन ऑफ वॉइस में, राइट वर्ड्स के साथ, राइट पाजेस के साथ इन सजेशंस को डायरेक्ट सबकॉन्शियस में इंस्टॉल कर दे तो उसका रिकवरी टाइम तो खुद ही ठीक हो जाए। कितने % होता है इन चीज़ों का अमल दखल? क्योंकि बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं उससे ज़्यादा जी आपकी विल बिलीफ इन रिकवरी। ये भी जानना है कि महबूब भी कदमों में लाया जा सकता है, जो मेरा सवाल भी पहले बहुत सारे इनका लोग इसीलिए टीवी जो है वो ऑन करके बैठे होंगे। ओके जी, पहले इनके जवाब फिर आपकी तरफ आता हूँ। बिलीफ इन रिकवरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मेडिसिन। रिकवरी में बिलीफ इन रिकवरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मेडिसिन और हिप्नोसिस आपके बिलीफ इन रिकवरी को सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है। आपका सवाल बहुत मजे का है। पहले मैं अब आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ख्वातीन से खास तौर पे, अगर वो महबूब है तो उसे कदमों में क्यों लाना है भाई? दिल में लाओ। बल्कि महबूब अच्छा, मजे की बात यह है कि वो ऑलरेडी कदमों में है, अब ये पता नहीं उनको लिटाना चाहिए। महबूब कदमों में क्यों? अच्छा मेरी बात तो सुनिए, ये सवाल मेरा नहीं था, ये मेरे प्रोड्यूसर साहब का था, पैनल से सवाल आया। साहब ने कल मुझे रात को फोन करके भी पूछा कि आपस में मिली भगत है, ये आपस में मिली भगत है, चाहिए महबूब को कदमों में लाना। प्रोड्यूसर साहब ने फोन करके भी रात को पूछा था कि महबूब को कदमों में, मैंने पूछा कि वाकई आ जाता है, आपने भी यही सवाल पूछा। चलें बता दें फिर इसका, फिर बता दें, क्योंकि कैमरे के पहली बात पीछे, तो ये है स्क्रीन के पीछे भी बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं। कदमों में लाने की बजाय महबूब को दिल में लाया जाता है, कदमों से बाहर निकालने में। अब देखिए ना, वो पहले सरेंडर करेगा तो ही दिल में आएगा ना। अब ये भी तो एक सिचुएशन है ना, कदमों में लाए बगैर लाने हैं। देखिए ना, मेरी बात सुने, इस चीज को भी समझें डॉक्टर साहब, ये ऑलरेडी अब सूरत हाल को पलटना चाह रहे हैं। अभी ये कदमों में, अभी चाह रहे हैं कि महबूब कदमों में आए। तो बदला भी है एक तरह। तो क्या ये मुमकिन है ऐसे? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये सोचों के साथ, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के साथ डील करता है। अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, वो अपनी विल के साथ सारा कुछ करता है, किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। मगर हिप्नोटिक टेक्निक्स के ज़रिए लोगों के दिलों में जगह पैदा की जा सकती है। आप उसे बॉस का नाम दे लें, उसे महबूब का नाम दे लें, बीवी का नाम दे लें, शौहर का नाम दे लें, दोस्त का नाम दे लें। मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन है ना, ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे अल्फाज हैं, ऐसी टोन ऑफ वॉइस है, डायरेक्ट मैसेजेस हैं और इनडायरेक्ट सबलिमिनल मैसेजेस हैं जिनके ज़रिए आप दूसरे के दिल में जगह बना सकते हैं। और सबलिमिनल मैसेजेस इतने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में सबलिमिनल मैसेजेस के ज़रिए अगर उन्हें डीकोड करें तो कई ऐसे गाने पकड़े गए जिनमें लिखा हुआ था देयर इज़ नो गॉड, वर्शिप द सैटन। वर्ड्स कुछ और हैं, सबलिमिनल मैसेज जो डीकोड किया गया तो वो ये निकला। तो आप आम गुफ्तगू में भी ऐसे मैसेजेस दूसरे के साथ कर सकते हैं कि बज़ाहिर वो मासूम फिक्रें हों मगर इनडायरेक्टली उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल सही। हमारे देखने वाले, सुनने वाले जो, उनको पता चल गया होगा कि आपने कुछ ऐसा मैसेज अपनी वॉइस के थ्रू, अपने अल्फाज के थ्रू डायरेक्टली अगले को पहुंचाना है ताकि वो आपके कदमों में नहीं बल्कि दिल में सरेंडर कर दे। और फिर भी अगर ऐसा ना हो तो आप अपने करतूत ठीक करें, हिप्नोटाइज करने से काम
काम नहीं बनने वाला। हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद बात होगी डिग्री के मामलात पे। डिग्री शुरू तो की जाती है इस उम्मीद के साथ कि फ्यूचर बन जाएगा, लेकिन जब डिग्री कंप्लीट होती है तो ट्रेंड बदल चुका होता है। इसका हल क्या है, एक ब्रेक के बाद बात करें। Stay with us. प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं लाहौर के उस साइंस म्यूजियम की, जहां पर बच्चे अब न्यूटन से बात कर सकते हैं। साइंस को किताबों में पढ़ने के साथ साथ अगर अमली तौर पर तजुर्बात को करके सीखा जाए तो उस मजमून में बच्चे ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो आजकल हमारे तमाम बच्चे साइंस तो पढ़ते हैं लेकिन उनको उन चीज़ों का पता नहीं है। तो लाहौर में एक ऐसा साइंस म्यूजियम बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसकी भी एक काविश है, और इसी मकसद के लिए लाहौर में ये साइंस म्यूजियम बनाया गया है, जहां न्यूटन से बात की जा सकेगी अब, और रोबोट को डांस करते देख सकते हैं, स्पेस स्टेशन का सफ़र कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग से वाबस्ता, और वो बच्चे जो कि कुछ सीखना चाहते हैं, इनोवेशन लाना चाहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों की ज़िंदगियों के अंदर, तो उनको लाजमी इस म्यूज़ियम का विज़िट करवाना चाहिए कि यहाँ पे बच्चों के सीखने के लिए बिल्कुल बहुत से ऐसा ही है। मैकेनिकल इंजीनियर बच्चे बन रहे हैं या टेक्निकल इंजीनियर बन रहे हैं या फिर वो कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो आप अगर उन्हें प्रैक्टिकली यहाँ पर जाकर ये चीज़ें दिखाएंगे तो उनकी दिलचस्पी और उस सब्जेक्ट में बढ़ जाएगी, और फिर आप देखेंगे कि वो कितने दिल लगा कर पढ़ते हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छी जगह है अपने बच्चों को विजिट कराने के लिए, जो कि छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो अपने बच्चों को लेकर जाएँ और उन्हें एक नया एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल उससे मुताबिक। और बात हो रही है यूथ की, तो हमारे जो नौजवान हैं वो अपने मुस्तकबिल को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, और डिग्री का जो मामला है उसकी वजह से जो जिस चीज़ को वो शुरू कर रहे होते हैं, अमूमन ये होता है कि उस डिग्री की कंप्लीशन तक उस चीज़ का ट्रेंड या तो ख़त्म हो चुका होता है या वो आउटडेटेड हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत से चैलेंजेस, बहुत से मसाइल और परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो खुद तो नहीं चाह रहे होते, लेकिन उनके पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा ये कर ले, ये बन जाए, जिसकी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा परेशानी और मसाइल का सामना करना। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, सही आप जुनैद। जब हम लोग थे, हम लोग उनसे पहले जो एक बैच आया था, उस वक्त हमने देखा कि मैस कॉम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड शुरू हो गया था और एकदम से मार्केट में चैनल्स भी बहुत ज़्यादा खुले थे, और उसके बाद हम देख रहे थे मैस कॉम के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी भर चुकी थी, फिर MBA, कभी मैस कॉम, कभी BBA। अब क्या ट्रेंड में है और क्या ट्रेंड बदल जाने के बाद दूसरा भी कोई ऑप्शन होना चाहिए? हमारे साथ मौजूद है हसन रज़ा, करियर काउंसलर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको हसन रज़ा साहब। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत अब वाकई में ये बात, पहले तो हम ये कि कौन सा डिप्लोमा, कौन सी डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्या हमें करना है, पहले परेशानी तो ये होती है बच्चों की। अब उसके बाद जब उन्होंने कोई डिग्री हासिल कर ली, ट्रेंड बदल गया, अब क्या करें? बिल्कुल सही जी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। चल मैं ये शुरू करूँगा एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्हीं की एग्ज़ाम्पल से। तो वो इंजीनियर हैं, तो उन्होंने क्या किया, कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई और एक प्लेटफॉर्म पे डाल दी, और वो प्लेटफॉर्म पे डाली वीडियो, और उस वीडियो में था कि मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली है लेकिन अब मुझे पंखे ही बेचने पड़ेंगे, और उनको जॉब नहीं मिल रही थी। अब वो वीडियो हो गई वायरल। अब जो वीडियो वायरल हुई तो वो मशहूर हो गए, और वो मशहूर हो गए तो उनका जो चैनल था वो मोनेटाइज हो गया। अब उनको वहाँ से पैसे आना शुरू हो गए। उन्होंने डिग्री अपनी वही रखी लेकिन प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया, अपने स्किल्स चेंज कर ली। तो अब वो माने जाते हैं, अब जहाँ जाते भी हैं वो पैसे भी लेते हैं, वो कोर्सेज भी कराते हैं, सर्टिफिकेशंस भी कराते हैं। अच्छा, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर सिखाना शुरू कर बिल्कुल। और मैं ये बता रहा हूँ कि देखें, हमारे यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं ना, ट्रेंड्स चेंज कब होते हैं? 3 साल 5 साल, ये गूगल कहता है आपको कि 5 साल 3 साल के अंदर जो ट्रेंड्स हैं ना वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा जो स्टूडेंट है ना, वो बहुत ही मान से किसी ने घर में कोई बहुत मसले मसाइल होते हैं, बाप ने बहुत मेहनत की होती है, पैसों की इन्वेस्टमेंट है, किसी ने बहन का जहेज बेचा होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जब वो सोचते हैं, बच्चा सोचता है कि यार अब मैं ये डिग्री कर रहा हूँ, और डिग्री करने के बाद अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो क्या, वो ट्रेंड चेंज होता है। अब उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट सबसे पहले आप अगर कोई भी डिग्री करें ना, उसके साथ अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करें, स्किल्स पे करें। अच्छा, लर्निंग एटीट्यूड आपका होना बहुत ज़रूरी है।
यार आपने सीखना है, डेली बेसिस पे कोई नई चीज़ सीखनी है, सर्टिफिकेशन करनी है, कोर्सेज करने हैं, मार्केट के साथ आपको अपडेट रहना है कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप देखें तो फैशन से ज़्यादा जल्दी तो जॉब ट्रेंड्स बदल रहे हैं, बिल्कुल आपके ऐसे ही है। professions अच्छा, बदल जितने रहे भी हमारे यहाँ पे लोग हैं ना जो करियर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं या करियर के बीच में हैं, चेंज कर रहे हैं, वो तीन चीज़ें कर लें। गूगल पे अवेलेबल है। फर्स्ट, पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट अपना फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, गूगल पे ये अवेलेबल हैं। उसका क्या वो फ़ायदा करना है। होगा? उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, एप्टीट्यूड टेस्ट। तीसरा, इंटरेस्ट टेस्ट। ये 3 टेस्ट जो है ना, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये करने चाहिए। देखिए, पर्सनालिटी से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ आप लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम किए, मैंने देखे। आपको आपकी पर्सनालिटी का पता चल जाएगा कि यार मेरी कौन सी टाइप है पर्सनालिटी की, मैं कैसी उस तरह से। सेकंड इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट कि यार मैंने कौन सा एप्टीट्यूड है, मैंने कहाँ जाना है, क्या मेरी मंजिल है। आजकल तो बहुत शोर है एआई, क्या एआई में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा, चैट जीपीटी का जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इस वक्त इन भी है और लोग सीख भी रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में से उसके डिप्लोमे लेना शुरू हो गए हैं, आप उसकी बाकायदा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या ये भी तो नहीं होगा कि चैट जीपीटी या इस तरह की जो एआई टेक्नोलॉजी से वो अपने आप को आरास्ता कर लें, इसका नॉलेज ले लें और उसके बाद कोई 3 साल बाद 4 साल बाद एक फिर ट्रेंड चेंज हो जाए, कुछ और ही देखने को मिले? देखिए, इस टाइम जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, हमारे यहाँ जिस चीज़ की बस क्रिएट की जाती है ना मार्केट में, उसी के पीछे हम सब लग जाते हैं। देखिए, अभी एआई हम लोग कहते हैं एआई तो अच्छा ठीक है जी, हमने सारे बच्चों को ना एआई सिखाना है, हम उस तरफ जा रहे हैं। जैसे अभी आपने बिल्कुल सही कहा, जब 2003, 2005 में, 2000 में इवन जब ये चैनल्स आ रहे थे तो सब लोग मैस कॉम की तरफ जा रहे थे और हर बंदे को चाहता था कि यार मैं होस्ट बनूं, मैं फ्रंट एंड पे आऊँ, नजर आए। अब आप कहाँ हैं, वो लोग नज़र ही नहीं आ रहे। एक चीज़ ये भी है हसन भाई कि आप जिस वक्त ट्रेंड स्टार्ट हो रहा हो, अगर आप उसका हिस्सा ना बने और थोड़ा सा देर कर दें तो फिर यकीनी तौर पे आप उस लीग का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, या जब तक आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तो उसका ट्रेंड चेंज हो चुका हो। एक और जो चैलेंज होता है हमारे स्टूडेंट्स को, जो मैंने खुद भी चेंज किया, हम मैट्रिक तक जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ज़रा थक्का स्टार्ट होते हैं। वो पेरेंट्स के पुश के ऊपर या टीचर्स के पुश के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, उनको खींच के लाना पड़ता है स्कूलों में, कॉलेजेस में, एकेडमीज़ में। लेकिन जब आप मैट्रिक क्रॉस कर लेते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें आपको खुद एनालिसिस भी करनी पड़ती हैं, आपको कोई खींच के नहीं ले जाएगा। इवन आप क्लास में भी अपने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो आपको कोई पूछेगा नहीं, ये आपने खुद पे स्किल्स की आप बात करें, वो भी आपने खुद से करना है, कोई और आपके ऊपर मेहनत नहीं करेगा। अगर आप वो मेहनत खुद पे नहीं करते तो फिर आप उस दौड़ का हिस्सा नहीं रह पाएंगे। उसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स को आफ्टर मैट्रिक? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि आप हमारे स्टूडेंट को ना ये पूछें कि यार ये बताओ कि आजकल कौन सा ब्रांड फेमस है, वो आपके कपड़ों के नाम बताएगा। वो आप बताओ आज कौन सी पाकिस्तानी मूवी आई है जो भी इस टाइम हिट है, वो आपको दीमक का बता देगा, वो आपको बता देगा कि इस तरह से। आप उससे पूछें कि फ्री स्किल्स, फ्री सर्टिफिकेशन कहाँ से करनी है, नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी नहीं है। आप उसको MM आलम का कहेंगे ना, बताओ कहाँ सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, कहाँ हम खाने का, वो बता देंगे। अच्छा, वो जब कॉलेज में जाते हैं ना, वो जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो पार्टी टाइम होता है। वो समझते हैं यार पार्टी है, हम चिल करेंगे, मज़ा आएगा, रोज़ मिलेंगे, प्रेजेंटेशंस होंगी। वही तो टाइम है अपने करियर को चूज करने। हाँ, लेकिन उस टाइम ना देखें, हमारे क्यों करियर काउंसलिंग में क्यों कहते हैं इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उस टाइम उसकी करियर काउंसलिंग करनी चाहिए। उसको उस टाइम बतानी चाहिए कि बेटा आप किस तरफ जाना आपको चाहिए, बल्कि उससे पूछें कि तुम क्या बनना चाहते हो। हम क्या करते हैं, हमने अपने रिलेटिव में से देखा, किसी को, खाला की बेटी को देखा, वो हमारे लिए रोल मॉडल है, अच्छी बात है, गुड है, पुप्पो का बेटा है, पुप्पो की बेटी है, वो अब्बू ने कहा अच्छा तुमने ऐसा बनना है, तुमने ना ऐसा करना है कि तुमने वैसा बनना है। अच्छा, जब आप कुछ नहीं करते, जब आप वैसा बन जाते हैं और आप 40s पे पहुंचते हैं, 40s के बाद आप कहते हैं ओ माय गॉड ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी तो गुजारी नहीं होती। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड प्रोफेशन। आप प्रोफेशनली तो आ गए इस फील्ड में और आप आए पुश करने पे, किसी ने आपको पुश किया ना, आपके पेरेंट्स ने पुश किया, वो चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, लेकिन आप नहीं चाहते थे कि आप डॉक्टर बने। जैसे वो बड़ी अच्छी एक मूवी, इंडियन 3 इडियट्स मूवी है, उसके अंदर सारी रियल टाइम एग्जांपल्स हैं कि वो चाहते हैं कि यार उनका बेटा कुछ और बने, लेकिन वो एक्चुअली नहीं बनता। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड पैशन। आप अपने पैशन को पहचानें कि आपका पैशन क्या है। फ्रेंड्स, बिल्कुल साथ साथ देखते रहें, मार्केट के साथ अपडेट रहें। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिसाल के तौर पे आपने डिग्री कर ली और आप अपने करियर स्टार्ट कर लिया, करियर स्टार्ट कर लिए, अब आपके जहन में आ रहा है मैं करियर चेंज करूँगा, ये करूँगी, भाई कैसे चेंज होगा? जीरो से ना शुरू करना, जीरो से ना शुरू करना पड़े। ज़िंदगी में आपको हमेशा
मौका मिले तो ज़ीरो से स्टार्ट कर ले, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। करियर चेंज करना है, आप करियर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने ट्रेंड के साथ भी रहना है। अगर आप ये जिद पे बैठे हुए हैं कि देखो जी मैं तो नहीं करियर चेंज करूंगा, मेरी तो डिग्री इसके अंदर है, तो फिर सॉरी टू से आपकी मार्केट में जगह नहीं होगी। तो जब आपको लगे कि इस तरह से है, ट्रेंड्स चेंज हो रही हैं, मुझे उस तरफ आना चाहिए, तो अपनी सर्टिफिकेशन पे फोकस करें, वर्कशॉप्स अटेंड करें। अगर आपको लग रहा है कि यार अगर इससे मुझे हेल्प नहीं मिल रही है तो इंटर्नशिप्स करें। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका मैट्रिक तक इंटरेस्ट होता है कि उन्होंने साइंस के साथ पढ़ना है और साइंस पढ़ ली, उसके बाद उनका इंटरेस्ट नहीं होता कि वो मेडिकल में जाएंगे या प्री मेडिकल में, वॉट एवर, किसी भी ऐसी प्री इंजीनियरिंग में या किसी में भी जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो बैंकिंग चूज़ कर लेते हैं। बैंकिंग के बाद उनको एकदम से ख्याल आया कि अब तो मुझे कोई और फील्ड चूज़ करनी चाहिए, तो वो उस फील्ड में जंप कर जाते हैं। अच्छा, उनकी थ्रू आउट डिग्री किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही होती है, वो डे बाय डे अपने डिसीजंस बदल रहे होते हैं। उस बंदे का फिर करियर कैसे बन पाएगा, क्या किस चीज़ पे वो फोकस करेगा? उसे फिर साथ में स्किल्स सीख लेने चाहिए जो कि मार्केट में ट्रेंड में इन हो, कि जो कि वो प्रैक्टिकली कर सकता हो, या फिर अपनी डिग्री पर फोकस करना चाहिए डे फर्स्ट से? कब हमें ये प्लान कर लेना चाहिए कि हमें बड़े होकर या हमें अपना कोई एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद ये करना है, ये काम हो सकता है हमसे, ये कब डिसाइड किया जाए? देखिए ये तो क्योंकि आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी भी ऐसी मौज मस्ती के लिए जाया जाता है, तो स्कूल लेवल पे ना ये डिसाइड कर लीजिए। अच्छा, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर कहूँगा डिग्री एंड स्किल्स, ये जो हम बहुत ज़्यादा हमने माजरों के साथ मंजन भी बेचा है कि यार स्किल्स इंपॉर्टेंट, येस एग्रीड, तो डिग्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप कहीं जब अप्लाई करेंगे जॉब के लिए या कहीं अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रोफाइल लेकर जाएगा। अच्छा, आप ही के क्वेश्चन से एक चीज़ और मैं ये बताना चाहूँगा, हम बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि यार हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें ये मसले मसाइल हैं, वाई नॉट फ्रीलांसिंग? हम फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं यहाँ पे घर बैठ के, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, घर बैठ के दे आर अर्निंग मनी। अब वो स्किल्स के साथ साथ अपनी डिग्री भी इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब MBA भी कर रहे हैं, साथ साथ वो अपनी ऊपर फोकस भी कर रहे हैं। अब देखिए, जब हमारा बच्चा जब स्कूल में जाता है ना, तो स्कूल में जाते हुए उसको सिर्फ उन्हीं चीज़ों में, अब हम बहुत सारे यहाँ पर अच्छे स्कूल्स हैं जो कि करियर काउंसलिंग पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। एक मैं नाम तो नहीं लेता लेकिन मैं एग्जांपल दूंगा, एक बहुत अच्छा स्कूल है, वो क्या करता है, वो इंटर्नशिप्स, ये जो समर ब्रेक्स आई हैं, वो इंटर्नशिप्स पे अपने बच्चों को MNCs में इंटर्नशिप्स के लिए भेजते हैं कि यार वहाँ जाओ इंटर्नशिप्स करो। अब वहाँ पर क्या मसला है, अब हमारे बच्चों का इशू क्या है, दे आर पैम्पर्ड चाइल्ड। अब वो वहाँ पर गए MNCs में, अब वहाँ पर डेफिनेटली आपने फोटो स्टेट भी करनी है, आपने चाय भी पिलानी है, मतलब दिस इज़ अ पार्ट, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही होती है। वो आके बोलते हैं, ओ मामा मुझे नहीं जाना वहाँ पे बहुत सख्ती है, वो लोग मुझे ऑफिस से निकलने नहीं देते हैं। अब वी वांट कि यार ये उस फेज से गुजरे जो मैंने और शायद आप लोगों ने भी यूनिवर्सिटी के बाद जाके उन चीज़ों को इस प्रोसेस से गुजरना है। वो उस प्रोसेस, अगर जितनी जल्दी उस प्रोसेस से गुजर लेगा तो वो उतनी ही जल्दी चीज़ों को रियलिस्टिक हो जाएगा। ऐसा सब एक और चीज़ भी है, बड़ा एहसन इकदाम है वैसे तो गवर्नमेंट का भी, कि जो अब बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा रही हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मजीद कोर्सेज ऐड किए जा रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। बच्चे पहले मैट्रिक में कंफ्यूज हो जाते थे कि साइंस या आर्ट्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी उनके पास, या ज़्यादा से ज़्यादा वो कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते थे, लेकिन अब और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। कोई फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो उनको स्टार्ट से ही एक पूरा प्लान मिल रहा है। क्या समझते हैं कि ये वर्सटाइल्स डिग्री जो अब एक प्लान जो है वो दिया जा रहा है, ये कितना मौसर साबित होगा आने वाले बच्चों के लिए या यूथ के लिए, जो हमारी अब की यूथ जो अब पढ़ाई के अंदर इस वक्त मौजूद है, जो बैचेस अब निकलेंगे, उनके लिए कितना कारगर साबित? देखिए, जो आज का जो हमारा स्टूडेंट है ना, वो जब एक चीज़ के पीछे लगता है ना, वो उसी के पीछे लग जाता है। वो कहता है यार अच्छा मैंने AI सीखना है तो ठीक है मैं AI सीखूंगा। आपको आने वाले टाइम में मल्टीपल स्किल्स का सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर एक लेट्स सपोज ट्रेंड चेंज हो गया तो आपको दूसरे का नॉलेज है, आप उस तरफ जा सकते हैं। तो आपने वो जैसे कहते हैं क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर होता है, तो आपको मल्टीपल स्किल्स जो है ना वो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर एक स्किल खत्म होती है दूसरी आपको स्किल्स सीखने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। आप अपने करियर का इंतखाब कीजिए, लेकिन सोच समझ कर कीजिए, और अगर उसके ट्रेंड चेंज हो जाए तो साथ में आपको स्किल्स आपके पास मौजूद होने चाहिए ताकि आप कुछ ना कुछ कर सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।